हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। लेट्स स्टार्ट वन शॉर्ट वीडियो ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस बेटा, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट सेकेंड चैप्टर है। और ये दो ही चैप्टर बचे हुए हैं जिसके वन शॉट नहीं थे। और बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो मुझे लगा चलिए फटाक से अपन सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर वीडियो ले आते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर कुछ बातों को अपन पहले जान लेते हैं बेटा, कि इसका जो है ये वेटेज कितना है। इस चैप्टर में होता क्या है, सारी बातों को अपन जान लेते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स, यानी कि जो भी अपन शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर मार्केट करना शुरू कर जाओगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको शेयर मार्केट के बारे में पता ज़रूर चलेगा। शेयर मार्केट में आपने सुना होगा लोगों से कि दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, इक्विटी ट्रेडिंग होता है, वो ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस पे आजकल लोग ज्यादा करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं, वॉरेन बफेट से लेके बेंजामिन ग्राहम, पीटर लिंच, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, राकेश झुनझुनवाला, वो सारे लोग बेटा फॉलो करते थे फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है, कैसे दोनों को किया जाता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका टाइप ऑफ थ्योरीज, यानी कि क्या अलग अलग प्रकार के थ्योरी हैं जो कि पूरी दुनिया में चलते हैं, क्या अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं जो दुनिया में चलती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं सबसे पहली जो बात मैंने बोली थी, वेटेज की। क्योंकि हर बच्चे को ये जानना होता है कि सर हम इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उसके बदले हमको मिलेगा क्या, है ना। तो हम जब फाइनेंस में है तो रिटर्न की बातें तो होगी ही होगी। तो बेटा इस चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो आप मान कर चलिए कि 5 मार्क्स का है। यानी एक क्वेश्चन आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में कोई भी पेपर ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे इसके दो क्वेश्चन आए हो। कुछ पेपर ऐसे जरूर रहे हैं जहाँ पे एक भी क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन हाँ, इस चैप्टर से आप 5 नंबर का वेटेज आप मानकर चल सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस। ये सिक्योरिटी एनालिसिस नाम की चीज होती क्या है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया। अब बेटा सिक्योरिटी जो है, इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं, तो इसका जो लीगल डेफिनेशन है बेटा, वो आपके सीएमएफएल के अंदर कवर होता है। इसका लीगल डेफिनेशन मैं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका लीगल डेफिनेशन है क्या? नहीं है। तो इसका जो लीगल डेफिनेशन है वो है बेटा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H ऑफ FCRA 1956 के अंदर कवर्ड। वो यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का इसका प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, यानी कि जो रियल लाइफ में जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ पे काम का है। तो यहाँ पे जब बेटा मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकली व्हाट इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब है बेटा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से मैं मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमा सकता हूँ, उसको अपन बोलते हैं सिक्योरिटी। इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स द इन्वेस्टर टू अर्न रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट, टू अर्न रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। अब बेटा सिक्योरिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है और कौन सी सिक्योरिटी को पैसे लगाने चाहिए और कौन सी सिक्योरिटी को अवॉइड करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी सिक्योरिटी में मैं पैसा लगाऊं, उसके लिए मुझे सिक्योरिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई इस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर स्टडी अबाउट द सिक्योरिटी, अबाउट द सिक्योरिटी which is called security analysis, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो बेटा जब वो स्टडी करेगा, जब वो उसके बारे में पता करेगा कि ये जो सिक्योरिटी अच्छा है या नहीं है, मेरे को सही में इससे रिटर्न कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, तो जब बेटा वो इस चीज़ों के बारे में अंदाजा लगा रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर हम उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सिक्योरिटी एनालिसिस, टू फाइंड आउट वेदर टू इन्वेस्ट अवर मनी इन दिस सिक्योरिटी और नॉट। आगे आ जाते हैं अपन। जो सबसे पहली बात हमारी यहाँ पे निकल कर आती है, वो आती है कि क्या ये जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, और कई लोग जो हमारे शेयर मार्केट को कहते हैं कि हमारा शेयर मार्केट तो जुआ है, गैम्बल है, तो क्या सच में ये गैम्बलिंग है
या ये इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहली बात तो इसको समझना जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें अमेरिका में फादर ऑफ स्टॉक मार्केट भी कहा जा सकता है, अब ये जो बेंजामिन ग्राहम जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बेटा जो भी पैसा आप लगा रहे हो, वो पैसा पहली बात तो डूबना नहीं चाहिए, और दूसरा उससे आपके पास एक इनफ रिटर्न आपको मिल जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच थ्रू एनालिसिस, यानी कि पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी करने के बाद प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो भी पैसा आपने लगाया है वो पैसा आपको वापस मिलेगा, एंड एन एडिक्वेट रिटर्न, यानी कि बेटा अगर मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि 10 रुपए भी मेरे पास वापस आएगा कि नहीं, फिर तो आप जुआ खेल रहे हो, फिर तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि जितना पैसा मैंने लगाया है वो मेरे पास आएगा ही आएगा, साथ में कुछ रिटर्न भी मैं कमा लूंगा, तब अपन उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट आर स्पेक्यूलेटिव, जो भी बेटा इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्यूलेशन। क्या ये बात बेटा समझ में आया? तो स्पेक्यूलेशन के अंदर बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं होता, स्पेक्यूलेशन होता है बेटा हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन से और रूमर से। कभी किसी ने बोल दिया कि ये वाला जो शेयर है ये बहुत अच्छा शेयर है, आपने पैसा लगा दिया, ये जुआ है। किसी ने बोल दिया कि शाहरुख खान ने पैसा लगाया इसलिए आपने लगा दिया, ये जुआ है। एक बार एक एलविश यादव नाम का कोई यूट्यूबर है, वो आया था और उसने कहा था कि ये वाला जो स्टॉक है ना, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। 19 रुपए का वो स्टॉक 24 रुपए का हो गया, लोग पागल हो गए, अरे एलविश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, ये सब बोलने लग गए। और बाद में पता चला कि ये स्टॉक एक स्कैम था, एलविश यादव को पैसा मिला था उसको प्रमोट करने का, और फिर ये जो शेयर है बेटा इसने लोगों को बर्बाद कर दिया। आज की डेट में आई थिंक वो शेयर 4 या 5 रुपए का है, आप यूट्यूब में जाकर उसको सर्च कर लेना। और दूर रहना ऐसे किसी भी इंसान से जिसको बेटा स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, आप उससे नॉलेज लेने जाओगे तो गलती आपकी है। समझ में आया आपको? अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक टेबल बना के दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये जो टेबल है बेटा, क्या हमको ये पूरा का पूरा टेबल याद करने का जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। अगर आप इस पूरे टेबल को याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, इस टेबल में से 5-6 बातें आप निकाल लीजिए जो आपको याद रखनी है। रीजन क्या है बेटा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा का आना नहीं है, तो अगर आप 5 नंबर तक का अगर आप याद करके जाते हो, इट इज मोर देन इनफ। गॉट इट? चलिए अपन आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या फर्क है? तो बेटा इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में ऐसा है कि अगर मेरे पास 100 रुपए और मेरे को लगता है कि भैया तुरंत मेरे को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा 100 रुपए का 105 रुपए हो जाए, 110 रुपए हो जाए, 120 रुपए हो जाए, तो ये इन्वेस्टमेंट है। मैं सोच समझ के पूरा पढ़ाई वढ़ाई करके फिर मैं उस शेयर में पैसा लगा रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने बोला कि यार 100 रुपए का शेयर है, तो लगा के देख शायद ये ना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, और गिरेगा तो गिर भी सकता है। तो यानी जब आप बहुत हाई रिस्क ले रहे हो, थोड़ा सा जल्दी रिटर्न कमाने के लिए जब आप हाई रिस्क ले रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। तो रिस्क के मामले में बेटा एक मॉडरेट रिस्क लेकर चलता है इन्वेस्टर, लेकिन जो स्पेक्यूलेटर होता है, जो जुआ खेलता है, वो बेटा हाई रिस्क लेकर चल रहा है। अब जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो वहां पे भी ये सिखाया जा रहा है कि बेटा ये जुआ हुआ मत खेलो, क्योंकि आप ना थोड़ा सा पाने के चक्कर में सब कुछ गवा के बैठोगे। शायद महाभारत होता ही नहीं अगर वो जुआ वाला चीज नहीं होता तो दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी जुआ वाली चीजों से दूर रहें। रिटर्न की लालच जो है बेटा वो स्पेकुलेशन में बहुत हाई रहता है। समझ में आया? यहाँ पे मॉडेस्ट रहता है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक खराब से एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप सभी को मालूम है कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन ना स्टेक्स कैसे होते हैं, मतलब मार्केट में बोली कैसे लगती है, पाकिस्तान पे 1 का 10 और इंडिया पे 10 का 11। यानी इंडिया में अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो 100 रुपए का 110 रुपए होगा, 10 रुपए का 11 रुपए होगा, 10 का 11 मतलब 10 रुपए का 11 रुपए मेरे को रिटर्न मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं पैसा लगाऊंगा ना तो 1 रुपए का 10 हो जाएगा, यानी अगर मैं 10 रुपए लगाऊंगा तो 100 रुपए मिलेगा। यानी इंडिया जीती तो मैं 10 रुपए लगा के 11 रुपए पाऊंगा, और अगर पाकिस्तान जीती तो मैं 10 रुपए लगा के 100 रुपए कमाऊंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा पाकिस्तान पे अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ तो ये स्पेक्यूलेशन है। रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान जीते ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जीत गई, कभी तो बेटा जीतेंगे, अभी फिलहाल 8-1 चल रहा है, पर कभी ना कभी तो पाकिस्तान भी जीतेगी। लास्ट टाइम 2021 में जीती थी, तब आप लोग स्कूल में रहे होंगे, लेकिन फिर कभी ना कभी तो जीतेगी ना। तो जब भी जीतेगी तो सामने वाला रिटर्न क्या कमाएगा, बहुत ज्यादा कमाएगा। तीसरी बात है बेटा टाइम। इन्वेस्टमेंट में ना बहुत धीरे धीरे पैसा आता है,
ठीक है, अब जैसे कुछ शेयर्स हैं जो कि आज की डेट में 300 रुपए के, जो एक समय पे 3 रुपए का था, लेकिन वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो 5-10 साल में हुआ है। तो क्या आप इतना लॉन्ग टर्म में क्या आप पैसा लगा सकते हो, ये सवाल है। स्पेक्यूलेशन में आप जीतो हारो जो भी होगा बेटा वो शॉर्ट टर्म में होगा। चौथी बात, ये हमने कुछ कुछ कर लिया। एक बार टाइम होराइजन हमने कर लिया, रिस्क हमने कर लिया, रिटर्न के बारे में भी हमने कर लिया। हम बात करेंगे बिहेवियर की। अब बिहेवियर की बात करते हैं। अब बिहेवियर कैसा रहता है, अब जो इन्वेस्टर है बेटा, इन्वेस्टर मेरी तरह का होता है, मेरे जैसा, यानी बेटा मैं थोड़ा सा डरता भी हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा कॉशियस भी रहता हूँ। मैं कुछ भी करने के पहले, बोलने के पहले ना, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि ये बोलूँ या नहीं। ठीक है, कई बार तो क्लास में भी ऐसे ऐसी बातें बोलने का मन करता है, पर लगता है नहीं यार मैं ये बोल नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जो इन्वेस्टर होता है ना, वो थोड़ा सावधानी से चीज़ों को करता है। पैसे ज़रूर लगाएगा, लेकिन वो थोड़ा सोच समझ के लगाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये जो होगा, ये अनसर्टेन और इरेटिक होगा। यानी कि ये ऐसा आदमी है जो बोलता है कि यार या तो पूरा पैसा डूब जाए या तो पूरा पैसा आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये 4 पॉइंट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। डिसीजन का बेसिस क्या होगा बेटा, कि मैं पैसे लगा रहा हूं तो किस बेसिस पे लगा रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट में बेटा हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, रिटर्न कैसा है। लेकिन स्पेकुलेशन में बस हम लोग चार्ट वार्ट देखते हैं। आजकल आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग आते हैं टीवी में और इधर उधर और चार्ट्स दिखाते, बोलते देखो ये ऐसा पैटर्न बना और देखो अब बढ़ जाएगा। तो कई बार उनका वो तुक्का होता है कि पिछली बार भी ऐसे पैटर्न में बढ़ गया था, इस बार भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिर्फ टेक्निकल बातें देखकर, या सिर्फ और सिर्फ किसी ने हियर से, यानी किसी ने कुछ बोला तो सुन के मैंने पैसा लगा दिया, ये सब स्पेक्यूलेशन है। गॉट इट एवरीवन? और इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहाँ पे जो हमारी इनकम है ना, वो इनकम स्टेबल रहती है, पर यहाँ पे जो मेरी इनकम रहती है वो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। बिहेवियर में ना मैं जरा चेंज कर देता हूँ, बिहेवियर में है एकदम दिलेर आदमी, तो डेरिंग एंड केयरलेस। बिहेवियर में है डेरिंग एंड केयरलेस। और इनकम में है बेटा अनसर्टेन और इरेटिक, यानी कि बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, या तो पूरा लुटा दूंगा या तो पूरा कमा लूंगा, अनसर्टेन और इरेटिक। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि मेरा 10 रुपए का 11 रुपए होगा, लेकिन मेरा 10 रुपए गिरेगा नहीं। पॉइंट नंबर 6, बेसिस ऑफ डिसीजन। किस बेसिस पे आप पैसे लगाते हो। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कि हमारा बेसिस क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारा बेसिस है यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स, कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम पैसा लगाएंगे, वरना हम पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, हियर से, हियर से यानी किसी ने कुछ बोला हमने कर दिया। टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल चार्ट बुरी चीज नहीं है, लेकिन लोगों को ना चार्ट देखना आता नहीं, ये एक तपस्या है। इसको सीखने के लिए भी सालों लगते हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं 2-3 महीने में, 6 महीने में शेयर मार्केट सीख जाऊं, और शेयर मार्केट सीख के मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी इंसान करोड़पति अगर बना है बहुत जल्दी, तो वो रोडपति भी बना है बहुत जल्दी। समझ में आया? और जो धीरे धीरे बना है वो हमेशा लंबे समय तक रहा है। इस बात को याद रखना। अब इसके बाद बेटा अगेन वही बात हो जाती है, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग। तो जितने पॉइंट्स अपन ने ऊपर पढ़े हैं बेटा, वही पॉइंट्स आप यहाँ पे भी लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, सिमिलर पॉइंट्स हैं एकदम। आ जाते हैं अपन, सिक्योरिटीज क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में चलो अब अच्छे से देख लेते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि हमको पैसा लगाना है तो उसके पहले अपन एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ अ सिक्योरिटी विद अ व्यू टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कि कोई भी सिक्योरिटी की असल में वैल्यू कितनी है। जैसे आप लोग अगर मुझसे डिविडेंड पढ़े हो, तो डिविडेंड के अंदर बेटा गॉर्डन अप्रोच है, वॉल्टर अप्रोच है। और गॉर्डन और वॉल्टर अप्रोच सब लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर मान लीजिए अप्रोच से हम लोगों ने मार्केट प्राइस निकाला 100 रुपए, और जो रियल मार्केट प्राइस है, हमने जो कैलकुलेशन करके निकाला वो कितना है, 100 रुपए, और जो रियल मार्केट प्राइस है वो है 70 रुपए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 रुपए वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अभी जो वैल्यू है मार्केट में, अभी जो मार्केट में लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 70 रुपए। यानी ये जो शेयर है बेटा ये अंडर वैल्यूड है, इस शेयर की वैल्यू कम है,
इसकी असल में वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन होनी कितनी, सॉरी, इसकी असल में वैल्यू 70 रुपए है, पर होनी कितनी चाहिए बेटा, 100 रुपए। तो इसे खरीद लो, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है। अब सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर बेटा दो टाइप के एनालिसिस आते हैं। एक आता है, जैसे मैंने आपको बताया, फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा आता है बेटा टेक्निकल एनालिसिस। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाट इज टेक्निकल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आप किसी इंसान को बहुत सालों से जानते हैं, जैसे आपके घर में आप अपने पापा मम्मी भाई बहन, शायद कोई बहुत पुराना दोस्त होगा तो उसे भी अच्छे से आप जानते होंगे। जब आप ऐसे लोगों को जब आप जानते हैं, तो कोई आकर अगर बोलेगा कि ये आदमी क्या काम करेगा, तो आप कहीं ना कहीं बेटा बहुत ही गारंटी से बोलते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा काम करेगा, या ये आदमी बहुत बुरा काम करेगा, क्योंकि यू हैव नोन देम फ्रॉम वेरी लॉन्ग। आप उनके अंदर से वाकिफ हैं, एकदम बेसिक से आप वाकिफ हैं उनके, कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस रिफर्स टू अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस बेस्ड ऑन पैटर्न। मान लेते हैं कि मैं किसी दोस्त से मिला, और मेरा दोस्त ना वेटर से बहुत ही रूडली बात किया। मैं बाहर गया, फिर उसने भिखारी से बहुत रूडली बात किया। तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया उसी दिन में, और उस पैटर्न को देखकर मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी बहुत रूड है। इसे बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। मैं उसको बहुत अंदर से नहीं जानता, मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं जानता, मैंने जो पैटर्न देखा, मैंने जो होते हुए देखा, मैंने जो ट्रेंड देखा, उसके बेसिस पे मैंने एक कहीं ना कहीं मन में एक भावना बना ली कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। समझ में आया। लेकिन हमारे घर में क्या होता है कि पापा या बड़े पापा या कोई दादाजी बड़े रूड होते हैं, लेकिन हम उनसे फिर भी बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है ये आदमी बोलता खट्टा है, बोलता तीखा है, लेकिन मन का एकदम मीठा है, मन का बहुत अच्छा है, क्योंकि हम उसे अंदर से जानते हैं। तो कभी भी किसी शेयर को जब आप अंदर से जानेंगे तो उसको बोलेंगे अपन फंडामेंटल, और जब आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से लेयर लेयर से जानेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेक्निकल। तो फंडामेंटल एनालिसिस 3 लेवल पे होता है, किसी को भी जानना है तो 3 लेवल पे जानना है। इसी तरीके से बेटा अगर मेरे को ये जानना है कि रिलायंस के शेयर में पैसा लगाऊं या नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बेटा कि रिलायंस कौन से देश में है। ये इंडिया में है, इंडिया का फ्यूचर कैसा है, तो इसको बोलेंगे अपन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी। यानी कि अभी हमारा जो इंडिया है, अब यहाँ पे इंडिया का सॉन्ग, इंडिया के कल्चर, इंडिया की बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी की बात करें, यानी इंडिया का ग्रोथ रेट कैसा होगा, इंडिया का इन्फ्लेशन कैसा है, इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये रिलायंस क्या करती है, तो आपको पता होगा बेटा रिलायंस ऑयल का काम करती है। बहुत रिफाइनरीज हैं रिलायंस के पास, है ना, रिफाइनरी यानी जहाँ पे तेल से पेट्रोल वगैरह बनता है। रिलायंस के पेट्रोल पंप्स आपने देखे होंगे। बहुत सारे काम है रिलायंस, रिलायंस का मार्ट भी है बेटा, है ना, शॉपिंग वगैरह की चीजें भी करते हैं, एफएमसीजी वगैरह भी है, बहुत कुछ है। तो अब मैं देखूंगा कि वो रिलायंस ऑयल वाली इंडस्ट्री में है, तो ऑयल की इंडस्ट्री कैसी है, क्या ये जो इंडस्ट्री है रिस्की है क्या ये इंडस्ट्री अभी अच्छा ग्रो कर रही है क्या, ये देखूंगा। और फिर जाकर मैं देखूंगा रिलायंस कंपनी को। तो सीधा रिलायंस कंपनी को नहीं देखेंगे। जिस तरीके से आप, अगर आपको किसी लड़के से शादी करना है, तो क्या आप उस सिर्फ लड़के को देखते हो, नहीं, आप उस लड़की की फैमिली को भी देखते हो, आप उस लड़के के एनवायरमेंट को भी देखते हो। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मुझे रिलायंस में पैसा लगाना है, तो रिलायंस क्या काम करते हो, कौन सी इंडस्ट्री में, ये भी देखूंगा। रिलायंस कौन से देश में है, ये भी देखूंगा, उसके बाद जाके मैं पैसे लगाऊंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों। अब जब अपन इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी यानी कि जब अपन पूरे देश का एनालिसिस कर रहे हैं, ये जैसे हमारा प्यारा भारत, इंडिया, दैट इज भारत। जब अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम क्या देखेंगे कि डिमांड कितनी है। हमारा इंडिया बेटा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। तो सबसे ज्यादा लोग जहां पे होंगे वहां पे डिमांड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। इसलिए आप देखिए इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा दे दनादन बन रहा है। दूसरा, क्या यहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ रेट अच्छा है क्या, तो हमारे देश का जीडीपी पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमी है उनसे बेस्ट है। बेटर नहीं, बेस्ट है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है क्या, ठीक है। क्या हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन ठीक है, हाँ फिलहाल ठीक है, बीच में बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी फिलहाल पिछले 3-4 महीनों से काफी बेटर है। तो इन सारी चीजों को बेटा हम यहाँ पे देखेंगे। गॉट इट एवरीवन। फिर आ जाए, ये देखिए जीडीपी, तो जीडीपी ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है बेटा, तो हायर जीडीपी मींस बेटर, हायर जीडीपी इज बेटर।
तो आपको ये दिखना पड़ेगा कि भैया हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम जीडीपी को देखेंगे, और जीडीपी का मतलब क्या होता है कि उस देश में कंजम्पशन कितना हो रहा है, उस देश में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उस देश का गवर्नमेंट कितना खर्चा करता है। यानी जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना जीडीपी का, C+I+G+NX, यानी नेट एक्सपोर्ट, तो यही सारी चीजों को अपन यहाँ पे देखेंगे और देखने के बाद अपन डिसीजन लेंगे कि इस देश में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा या नहीं होगा। फिर होता है बेटा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। क्या इस देश के बैंक्स अच्छे हैं, बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, क्या इन लोग के देश में जो लोग हैं, क्या वो जो लोग हैं क्या ये लोग बैंक में अपने पैसों को रखते हैं क्या, या शेयर मार्केट में लोग पैसों को रखते हैं क्या। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा अगर बैंक में पैसा नहीं रख रहे ना लोग, तो बैंक फिर लोन कैसे देगा। और अगर बैंक लोन नहीं देगा किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, तो मुझे बताइए कि क्या वो कंपनी अच्छे से रन कर सकती है। भैया बैंक को भी तो पैसा देने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कि हम बैंक में पैसा रखें, वही पैसा तो बैंक लोन के रूप में कंपनी को देती है। अगर हम ही सेविंग नहीं करेंगे तो बैंक लोन में नहीं देगा, तो कंपनी काम कैसे करेगी। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि उस देश में बेटा सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है या नहीं। अगर किसी देश में सेविंग या इन्वेस्टमेंट होता है तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन, बेटा इन्फ्लेशन भी कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, इन्फ्लेशन हमेशा कंट्रोल्ड होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, कंट्रोल्ड और मॉडरेट। यानी ना महंगाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना एकदम नेगेटिव होना चाहिए। तो महंगाई एकदम कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपका बढ़ना चाहिए। आगे इंटरेस्ट रेट, बेटा इंटरेस्ट रेट क्यों मायने रखता है, ये आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है बेटा, वो कहीं ना कहीं कंपनी का एक कॉस्ट है। क्यों कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो बैंक को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बैंक बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट ले रही है, कंपनी दे रही है, तो कंपनी दे रही है, कंपनी का आउटफ्लो है, आउटफ्लो यानी कंपनी का कॉस्ट है। तो अगर बेटा इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी का कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, हाई। और जब कॉस्ट हाई हो जाएगा तो क्या ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, द आंसर इज नो, ये हमारी कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि लोअर इंटरेस्ट रेट अच्छा है क्या, यस। कहीं ना कहीं बेटा ज्यादा पैसा कंपनी कमा पाएगी, ज्यादा पैसा कंपनी ले पाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर लोन सस्ता होगा तो कंपनी का कॉस्ट क्योंकि क्या होगा बेटा, कम होगा। गॉट इट। फिर बजट, हमारे देश का बजट कहाँ पे फोकस्ड है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे देश में ना बजट से ही शेयर्स बहुत मूव करते हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने एलआईसी का बस नाम ले लिया था, शेयर मार्केट बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में, उससे एलआईसी के शेयर भाग गए थे एकदम, दौड़ गए थे, चल गए थे ऊपर एकदम, है ना। तो वैसे ही बेटा सरकार कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बजट में वो कहाँ पैसे एलोकेट कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा किसी सेक्टर में करेगी तो वहां पे वो ग्रोथ क्या दिखेगा, ज्यादा। ठीक है। हमारा बजट हमेशा क्या रहता है, डेफिसिट बजट रहता है। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और हमारा जो इनकम है वो क्या है बेटा, कम। तो क्या ये चीज अच्छी है क्या, नहीं। अगर हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और हमारी इनकम कम है तो हमको ना पैसा प्रिंट करना पड़ता है। समझ में आया। इसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी किसी को अब पे करना है क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। अब किसी को पे करने के लिए इनकम है नहीं, तो अपन क्या करेंगे बेटा, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, मनी को प्रिंट करेंगे। और जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा, कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, इन्फ्लेशन। क्या ये बात क्लियर हुई। तो बजट बैलेंस्ड अगर होगा तो अच्छा है। टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, ज्यादा टैक्स अगर होगा तो बेटा लोग सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो टैक्स अगर ज्यादा है तो सेविंग कम हो गई। और सेविंग कम होना अच्छा है कि बुरा है बेटा, बुरा है, नेगेटिव है। अदर फैक्टर्स जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, मानसून, कितनी बारिश हो रही है। हमारे देश में जैसे 1960s में ना बारिश का बहुत प्रॉब्लम था, और उसके वजह से हमको ना कहीं अमेरिका के सामने बार बार झुकना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अब देखो हमारे यहाँ पे रोड्स अच्छे हो गए हैं, एयरपोर्ट्स बन गए हैं, हॉस्पिटल्स बन गए हैं। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, दूसरे देश हमारे देश में, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आएंगे। ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब क्या है बेटा, पॉपुलेशन कैसी है। क्या ये पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ पे देश के जो लोग हैं, क्या ये पढ़े लिखे हैं क्या, लिटरेट हैं क्या, ये यंग है कि ओल्ड हैं, क्योंकि अगर यंग होंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे। यहाँ पे सेक्स रेशियो कैसा है, मेल कितने हैं, फीमेल कैसे हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है।
क्लियर हुआ प्यारे बच्चों को? आगे आ जाते हैं। अब अपन इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री के एनालिसिस में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आप याद रखना कि जो भी कंपनी जिस भी इंडस्ट्री में है, उसका यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, और क्या ये जो इंडस्ट्री है, क्या इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से या कंज्यूमर के प्रेफरेंस से या सब्सटीट्यूट से फ़र्क पड़ता है क्या, और अगर पड़ता है तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ही ध्यान रखना कि आपकी इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंस, सब्सटीट्यूट की वजह से क्या यहाँ पे बेटा आपको इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। ठीक है, फिर आता है बेटा कंपनी एनालिसिस। कंपनी को जब आप एनालाइज करने जाएंगे तो कंपनी के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। कुछ बातें आपको कंपनी के अंदर की देखनी पड़ेगी और कुछ बातें आपको कंपनी के बाहर देखनी पड़ेगी। जैसे क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट तो बेटा आपको आराम से कंपनी का मिल जाएगा, कंपनी बना के आपको दे देगी। अब आप ये देखिए कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाए हैं, क्या इनके रिपोर्ट सही हैं, क्या करेक्ट हैं, क्या करेक्ट होना चाहिए, यानी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ना हो कि कुछ छुपा रहे हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जैसा पिछले साल का रेवेन्यू था वैसे ही रेवेन्यू हो, जैसा पिछले साल का प्रॉफिट था वैसे ही प्रॉफिट हो, थोड़ा बहुत बढ़े कम हो चलेगा, लेकिन बहुत चेंज नहीं होना चाहिए। कंपेरेबल है क्या, इनके जो रिपोर्ट्स है क्या आप दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं। ये बातों को आप देखिए। कई बार कंपनी ना अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है, यानी और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, उन इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देन देर आर मेनी काइंड ऑफ रेशियोज, और ये रेशियोज आप लोग कहाँ पढ़ते हो बेटा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो जितने प्रकार के रेशियोज है ना, वो रेशियोज बेटा आप लोग को अच्छे से देखने, जिससे कि आप कहीं ना कहीं ये इवेलुएट कर पाओगे, समझ पाओगे कि जो कंपनी है वो अच्छा काम कर रही है या बुरा। अब जैसे करंट रेशियो है, अब अगर किसी का करंट रेशियो बेटा आप खुद ही बताओ, किसी का करंट रेशियो अगर लेट से 0.2 है तो क्या ये हेल्दी करंट रेशियो है क्या? द आंसर इज नो, हेल्दी करंट रेशियो नहीं है, क्योंकि हेल्दी करंट रेशियो कितना होता है? 2 का। तो अगर 2 से कम है बेटा तो ये तो बुरा है, इट इज बैड। तो इस तरीके से आप रेशियोज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी। अब इसमें से कुछ रेशियो जो हमारे काम के हैं, ये सारी चीजें आप लोग कहाँ पढ़ते हो? अकाउंट्स में पढ़ते ही हो। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर को कैसे निकाला जाता है? तो जितनी भी आपकी अर्निंग है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कई बार पाएश का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तब जाके आपके पास क्या आ जाता है बेटा? ईपीएस। क्या आ जाता है? ईपीएस। फिर आता है बेटा पीई रेशो, ये भी आपने पढ़ा होगा। पी रेशो क्या है? कि हम कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं उस 1 रुपए को कमाने के लिए। अब जब भी अपन कंपनी से हमको मिल के आ रहा है ईपीएस, और हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं कैसे? मार्केट से खरीद के, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एमपीएस। एग्जाम्पल, अगर मैं 50 रुपए का शेयर खरीदा, मार्केट से मैंने 50 रुपए का शेयर खरीदा और अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए, यानी मैंने 5 गुना ज्यादा पैसा दे दिया कंपनी को। कंपनी मुझे कमा के कितना दे रही है बेटा? 10 रुपए, और मार्केट में इसका शेयर का प्राइस कितना है? 50 रुपए, यानी मैं कंपनी को 5 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। फिर प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, जिसको अपन पैक कहते हैं कि कितना ग्रोथ है कंपनी में, प्राइस टू सेल, प्राइस टू बुक, और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का भी फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिविडेंड यील्ड क्या है बेटा? जितना भी आपका डिविडेंड का अमाउंट है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे रही है या कम। फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है बेटा? डीपीआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। फिर बुक वैल्यू पर शेयर, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को ले लो, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दो। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी आपको पता ही होगा, यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो एनालिसिस का टॉपिक हमारे एफएम के अंदर भी है, लेकिन ये सेम वही है बेटा जो आपके अकाउंट्स के अंदर रेशियो एनालिसिस में, तो मैंने अलग से यहाँ पे नहीं बनाया। ये सारे टॉपिक आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, एक बार अगर आपको देखना है तो इन फॉर्मूलाज को आप देख सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले क्या निकल कर आता है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद क्या निकल कर आता है, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो में सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे इन्वेंट्री आपका जो है वो एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे होता है। फिर टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अपन सेल्स के साथ कंपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर रिसीवेबल टर्नओवर, तो यहाँ पे रिसीवेबल नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, सेल्स। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर अगेन सेल्स, नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमेशा जो भी नाम रहता है वो नीचे आता है और ऊपर क्या आता है, सेल्स। तो वैसे ही वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर है, टर्न कर दो, नीचे कर दो, तो वर्किंग कैपिटल नीचे आ गया और ऊपर क्या आ गया, नेट सेल। एसेट टर्नओवर रेशियो, तो नीचे क्या आ जाएगा, एसेट, ऊपर क्या आ जाएगा, सेल। तो याद रखना बहुत ही आसान है। लिवरेज रेशियो, डेट टू एसेट, यानी ऊपर डेट नीचे एसेट, ऊपर डेट नीचे एसेट। फिर क्या है बेटा, डेट टू इक्विटी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, डेट, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। फिर डेट टू कैपिटलाइज, टोटल कैपिटलाइजेशन, ये आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बस एक बार देख लेना। कैपिटलाइजेशन के अंदर डेट, इक्विटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रिफर्ड स्टॉक यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स, कैश, सारी चीजें आ जाती है। बस याद रखना कैश को यहाँ पे माइनस करते हैं। क्लियर है बेटा, कैश को न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी दोनों से माइनस कर देंगे। फिर ऑपरेटिंग लिवरेज रेशियो, तो लिवरेज रेशियो तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो कैपिटल स्ट्रक्चर का वन शॉट ऑलरेडी गया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे रेशियो जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पे दिए हुए हैं। थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि मैं क्लास में इसी पीपीटी को यहाँ पे रेफर करता हूँ कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा डिटेल में अपन चलते हैं, पर हाँ आप लोगों ने ऑलरेडी अगर पढ़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं होगा। फिर आता है एक और टॉपिक बेटा, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे बेटा एक बार थ्योरी आई है एग्जाम में। तो व्हाट इज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब भी कोई दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बैलेंस शीट मुझे मिल गया 2025-26 का, और मुझे बैलेंस शीट मिल गया 2024-25 का। दोनों का मुझे बैलेंस शीट मिल गया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि पिछली बार जो मेरा फेल था और इस, सॉरी फेल बोल रहा हूँ, पिछली बार जो मेरा एफेक्ट था और अब मेरा जो एफेक्ट उसमें कितना चेंज आया है। तो फिर मैं दोनों को क्या करूंगा बेटा, कंपेयर करूंगा, परसेंटेज के डिफरेंस को निकालूंगा और निकाल के ये शो करूंगा कि इतना इतना डिफरेंस यहाँ पे आया है। इसी को बोलते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल से ज्यादा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको अपन बेटा टेबल में आजू बाजू में रखते हैं और फिर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है इसको निकाल कर अपन प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि शो करते हैं। गॉट इट एवरीवन। देखिए, जैसे यहाँ पे बीटा लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका 2022 और 2021 का बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहले कितना था बेटा करंट, ये आपका शेयर कैपिटल पहले कितना था, 3 लाख रुपए। अब कितना है, 3.5 लाख रुपए, यानी 50,000 से बढ़ गया। तो यहाँ पे अपन परसेंटेज के फॉर्म में दिखाएंगे। देखिए शेयर कैपिटल पहले था कितना, 3 लाख, अब कितना है, 3.5 लाख, यानी 50,000 से बढ़ गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, तो जो भी चेंज आया है अपॉन ओल्ड की जो वैल्यू थी इनटू 100। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, 50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 16.67%। क्या ये बात क्लियर हुई, तो ये अगर एग्जाम में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले करके आना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। आपको ओल्ड डेटा दिया हुआ होगा, न्यू डेटा दिया हुआ होगा, आपको क्या करना है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू करके आपको चेंज निकालना है। अब चेंज को न्यूमरेटर में रखेंगे, पुरानी वाली वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और फिर उसको कर देंगे इनटू 100। वैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल देख लो, पहले ट्रेड पेबल 1 लाख रुपए का था, अभी ट्रेड पेबल 1.5 लाख रुपए का हो गया है। यानी हमारा ट्रेड पेबल कितने से चेंज हुआ बेटा, 50,000 से। पहले कितना था, 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, 50,000 चेंज है ये आपका, पहले कितना था, 1 लाख, तो 50,000 इंटू 1 लाख इंटू 100, ये करने पे निकल कर आ रहा है बेटा 50%। कितना निकल के आ रहा है बेटा, 50%। देन 3 लाख का फिक्स्ड एसेट है जो कि 4 लाख का हो गया, यानी चेंज कितना आ गया, 1 लाख, पहले कितना था, 3 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है बेटा 33.33%।
क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस अगेन सेम है बेटा, एक बेस ईयर ले लेंगे, एक कॉमन ईयर ले लेंगे, और बाकी के ईयर से कंपेयर करके देखेंगे कि हम लोग का ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। तो बिल्कुल सेम बेटा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो जैसे हम लोग वहां पे ना कंपेरेटिव में जनरली 2 साल का डेटा लेते हैं, पर ट्रेंड एनालिसिस में अपन 4-5 साल का डेटा लेते हैं, बाकी कंपैरिजन सेम रहता है। फिर आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, एक ही बैलेंस शीट होती है, एक ही बैलेंस शीट होगी, एक आइटम को बैलेंस शीट के दूसरे आइटम से यहाँ पे अपन कंपेयर करते हुए चलेंगे। या आप ऐसा समझो कि जैसे 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। ए है मान लो 50, बी है मान लो 30, और सी है मान लो 20। तो इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है बेटा, 100। तो आउट ऑफ 100 बी का कितना है, 50। तो 50 डिवाइड बाई 100 × 100, यानी कितना परसेंटेज है, 50%। बी कितना है बेटा, 30, और टोटल कितना है, 100। तो 30 डिवाइड बाई 100 × 100, तो कितना हो जाएगा, 30%। 20 डिवाइड बाई 100 × 100, तो कितना हो जाएगा, 20%। तो टोटल को बेटा आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू के साथ कंपेयर करके परसेंटेज को निकालेंगे। क्लियर हुआ बेटा। चलिए ये देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू कितना है यहाँ पे देखो, 2,65,595। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना दिया है, 1,63,756। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, टोटल से इसको कंपेयर करेंगे। तो 163,756 को मैंने कैलकुलेटर में लिखा, अब डिवाइड का बटन दबाऊंगा, टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना है, 265,595 इंटू 100, तो कितना आ रहा है मेरे पास ये, 61.65%। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वेरी वेरी सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है बेटा, 1,01,839। अब 1,01,839 को लूंगा मैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा बेटा, टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितना है बेटा, 2,65,595 इंटू 100 कर दूंगा। तो ये आ रहा है 38.34%। ये मैं यहाँ पे सामने लिख दूंगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको टोटल रेवेन्यू दिया है 2025 का 1,30,000। अब इस टोटल रेवेन्यू में से बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 70,000, और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 60,000। 2026 में बोल रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,40,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000। अब यहाँ पे अपन परसेंटेज निकालेंगे 2025 का 2026 का। अब 2025 का देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना परसेंट है देखिए, तो ये है 70,000। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है बेटा उसको ऊपर लेंगे, और हमेशा नीचे क्या आएगा, टोटल। टोटल कितना है, 1,30,000। 1,30,000 टोटल है, इंटू 100। 70,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100। तो ये कितना हो रहा है बेटा, 53.8%, 84%। क्लियर हो गया। अब ये कितना है बेटा, 60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 60,000। 60,000 को डिवाइड कर दूंगा कितने से, 1,30,000, और इंटू कर दूंगा बेटा 100 से। तो 60,000 डिवाइड बाई 1,30,000 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है, 46.15%। कितना आ रहा है बेटा, 46.15%। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 2026 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। क्या आप ये कर पाएंगे प्यारे बच्चों, मुश्किल तो नहीं लग रहा है आपको, पक्का। ये आपको मुझे करके कमेंट करके बताना है। मैं डेफिनेटली आपका कमेंट देखूंगा, और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे बच्चों से ये बना या नहीं बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एडवांटेजेस दिए हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि भैया हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसे। इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को ये समझ में आएगा
कि मेरी इनकम में से खर्चा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना है। ठीक है, ये मेरे को एक समझने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये एक ट्रेंड दिखाता है कि पहले ऐसा था अभी वैसा है। ये हेल्प करेगा कंपेयर करने में, जैसे अब दो कंपनियों को कंपेयर करना है, रिलायंस को और विप्रो को, तो दोनों को कंपेयर करने में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि रिलायंस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतना है और विप्रो का इतना है। बुराई क्या है बेटा, ये कोई अप्रूव्ड स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में नहीं रहता। ठीक है, तो ये कई बार यूजलेस हो जाता है, इसी वजह से आगे आ जाते हैं। हर साल इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो कई बार ये बेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता, इट इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। तो क्योंकि बेटा कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो ये भी आपका चेंज होता हुआ रहेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं मिसलीड इंसान हो सकता है। फंड फ्लो एनालिसिस के बारे में आ जाते हैं। अगर एग्जाम में आया तो अगेन इसका भी मुझे लगता है थ्योरी ही आएगा। फंड फ्लो एनालिसिस इज वेरी क्लोज टू योर कैश फ्लो एनालिसिस। आपने कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ा है ना, बिल्कुल कैश फ्लो एनालिसिस का सौतेला भाई है हमारा फंड फ्लो एनालिसिस। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा यहाँ पे गया, तो कितने कितने प्रॉफिट्स आए और कैसे हमने उसको यूटिलाइज किया, यूज किया। हमने डिविडेंड दिया तो कहाँ से दिया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो कहाँ से किया, हमने रीपेमेंट ऑफ डेट किया तो कहाँ से किया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हमने अगर बेचा तो फिर हमने उसको क्या यूज किया, डेस्टिनी यानी हमने उसका क्या यूज किया। ठीक है, शेयर से पैसा आया, डिबेंचर से पैसा आया, तो हमने उसका क्या यूज किया। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बेटा ये बताता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ पे पैसा गया। फंड फ्लो के ऊपर भी बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जून 26 में या दिसंबर में एक थ्योरी क्वेश्चन बन के आ सकता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट किसके ऊपर बात करता है, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे पैसा गया। तो यहाँ पे बात होती है दो मेन चीजों की, एक तो बेटा सोर्स और दूसरा उसका यूज। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किया, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या हो गया बेटा, एक तरीके का सोर्स हो गया, पैसा आया कहाँ से, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से। तो उसका यूज आपने कहाँ पे किया। अगर आपने शेयर या डिबेंचर्स को अगर आपने इशू किया है, तो वो आपका सोर्स हो गया, पैसा आने का जरिया, तो उसको आपने कहाँ पे यूज किया। प्रॉफिट क्या है बेटा, एक तरीके का सोर्स है, मतलब वो भी पैसा ही है जो आ रहा है कंपनी में, आपने उसको क्या किया। अच्छा, डिविडेंड एक तरीके का यूज है। डिविडेंड क्या है, हम लोगों ने कई पैसा आया है उस यूज किया, हमने डिविडेंड के रूप में बांटा। तो ये डिविडेंड आया कहाँ से, ये डिविडेंड आया कहाँ से, कौन से सोर्स से आया है पैसा, जिससे सोर्स से आपने डिविडेंड को बांटा। तो इसी चीजों को बेटा जब अपन लिखते हैं तो उसे अपन बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चलिए आगे आ जाते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ऑलरेडी उसका वन शॉट अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, गब्बर सर हमने हमारा पढ़ाया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब फंडामेंटल एनालिसिस खत्म होता है, तो अब क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है। ये जो है बेटा पैटर्न को नोटिस करता है, ये मान के चलता है कि जो ट्रेंड है वो रिपीट करेगा, यानी जो पहले हुआ है वही वापस से होगा। यानी कि पहले अगर कोई पर्टिकुलर कैंडल बनने से अगर मार्केट गिरा था, तो वही कैंडल अगर बन रहा है तो फिर से मार्केट गिरेगा। यानी कि ये बेसिकली बेटा पैटर्न को फॉलो करता है। समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को, गॉट इट एवरीवन। तो इसको बोलते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस। चलिए, अब लेकिन इतना लिखने से तो नहीं चलेगा, हम लोगों को कुछ और बातें भी टेक्निकल एनालिसिस में लिखनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का आपका टेक्निकल एनालिसिस का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इंट्रोडक्शन तो इस तरीके से दे सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फॉर शॉर्ट टर्म, और साथ ही साथ यहाँ पे दो बातें मेन होती है कि ट्रेंड के हिसाब से फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है और पैटर्न हमेशा फॉलो होगा ये मान के चला जाता है। पर क्या अब और भी कुछ बातें, यस। सबसे पहले बेटा आज की डेट में हर इंसान को क्या चाहिए ना, कि वो 10 रुपए का कोई शेयर खरीदे और वो आगे जाके 10 रुपए से 15 रुपए का हो जाए या 20 रुपए का हो जाए और वो यहाँ पे प्रॉफिट कमा ले। जैसे अगर शेयर 10 रुपए से 15 रुपए का हो गया, तो मेरे को 5 रुपए का यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट।
तो आप समझिए कि आज की डेट में ना लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। लोग बस ये देखते हैं कि भैया प्राइस बढ़ रहा है कि गिर रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मेरे लिए अच्छा है, प्राइस गिर रहा है तो मेरे लिए बुरा है। लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर्स। आपने नाम सुना है टाटा मोटर्स का? बेहतरीन कंपनी है भैया। आप किसी भी रोड में जाइए इंडिया के, वहां पे आपको टाटा मोटर की कोई ना कोई ट्रक, कोई ना कोई गाड़ी आपको दिखी जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन टाटा मोटर का शेयर प्राइस जो कि एक समय पे 1000, 1100, 1200 रुपए था, आज वही शेयर 600, 700, 800 रुपए में चला गया, यानी कि लगभग आधा हो चुका है। तो टाटा मोटर्स कंपनी तो बुरी नहीं है, उसने कुछ बहुत खराब तो किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी बेटा उसके प्राइसेस कम हो गए। अब जो इन्वेस्टर है, अगर वो शॉर्ट टर्म में सोचेगा तो ये सोचेगा कि यार 2025 में 1000 रुपए लगाया और अभी 700 रुपए हो गया, तो मेरा 30% का लॉस है। तो अगर वो सिर्फ प्राइस को देख रहा है तो वो क्या कर रहा है बेटा? टेक्निकल एनालिसिस। क्या कर रहा है बेटा? वो टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, प्राइस बढ़ता या गिरता क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। किसके वजह से बेटा? डिमांड एंड सप्लाई। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, देयर इज लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। राइट एवरीवन? अब होता यह है कि मार्केट में जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा है उस चीज का प्राइस बढ़ता है, और जिस भी चीज की डिमांड कम है उसका प्राइस क्या हो जाता है? कम। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं डिमांड और सप्लाई को इम्पैक्ट करने वाले, जो रैशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। रैशनल का मतलब होता है बेटा लॉजिकल। कुछ चीजें तो सही में लॉजिकल होती हैं, आपको खुद ही देख के लगेगा कि हाँ यार ये तो लॉजिकल है। अब जैसे मान लीजिए कि टाटा, रतन टाटा की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि हमारे देश में टैक्स उस चीज के ऊपर लगा दिया हो जिस चीज को टाटा बेचती है, जैसे कि गाड़ियां। तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो कुछ चीजें लॉजिकल है, पर कुछ चीजें बेटा इरेशनल है, इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है। बस मार्केट का भैया शेयर प्राइस गिर गया तो गिर गया, क्यों गिरा नहीं समझ में आ रहा है। किसी ने बेच दिया, अब क्यों बेचा नहीं मालूम। अब उसके घर में शादी था, 10 लाख रुपए चाहिए था या 10 करोड़ रुपए चाहिए था, उसने बेच दिया। अब क्योंकि उसने बेचा तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, उसके वजह से क्या हो गया बेटा? प्राइस गिर गया। तो समटाइम्स वी नेवर नो कि भैया शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है। कुछ कुछ रीजन इलॉजिकल होते हैं। तीसरा बेटा, ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम को यहाँ पे लेकर चलता है आगे। मार्केट को हम ये मान के चलते कि रैंडम स्टाइल पे चलेगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा। मार्केट कभी बढ़ सकता है, कभी गिर सकता है। मार्केट बोलता है मैं कभी इधर चला कभी इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो मार्केट नेवर नोज बेटा कि कहाँ जाएगा। ठीक है? मार्केट डिस्काउंट्स एवरी फ्यूचर इवेंट। डिस्काउंट्स का मतलब है यहाँ पे बेटा, मार्केट में अगर कोई शेयर का प्राइस कम या ज्यादा हो रहा है ना, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर इवेंट होता है। अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि मार्केट में, शेयर होल्डर्स को लगता है कि फ्यूचर में हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अगर उनको लगेगा कि इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो बेसिकली बेटा मार्केट एब्जॉर्ब्स फ्यूचर इवेंट। एब्जॉर्ब्स का मतलब है हो गया यहाँ पे, डिस्काउंट बोल लो, अब्जॉर्ब बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि जो भी फ्यूचर में होने वाला है वो हमारे शेयर मार्केट में पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार जल्दी से समराइज करते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ी बेटा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेक्यूलेशन या गैम्बलिंग नहीं है, उससे बिल्कुल ही अलग है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है और वो स्पेक्यूलेशन से अलग क्यों है और गैम्बलिंग से अलग क्यों है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है? तो गैम्बलिंग स्पेक्यूलेशन एक ही टाइप की चीजें हैं, दोनों का मतलब ही क्या होता है बेटा? जुआ। पॉइंट नंबर 2 में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से बच्चों हमारे देश में या किसी भी देश में अगर आप जाएंगे तो वहां पे दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे इंसान के बेसिक्स को देखा जाता है। और दूसरा होता है बेटा टेक्निकल एनालिसिस। अभी अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को शुरू किए हैं, टेक्निकल एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी भी इंसान को जब आप जान रहे हैं तो सिर्फ उस इंसान को नहीं, उसकी फैमिली को, उसके मोहल्ले को भी आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी जिस देश में वो कंपनी, उस देश के बारे में हम जानना चाहेंगे। ठीक है? अब इसी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। आप कोई भी दो या तीन चीजें भी अगर आप याद रखते हो, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है? आपको सिर्फ इकोनॉमी एनालिसिस के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ जाए ऐसा
नहीं हो सकता। इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है। समझ में आया? अभी तक लगभग 1 घंटा होने वाला है, पर अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आज तक नहीं पूछा है। अगला अपन क्या देखते हैं बेटा, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि कंपटीशन कितना है, क्या डिमांड है या नहीं उस प्रोडक्ट की। ठीक है। हम ये देखते हैं कि लाइफ साइकिल कैसा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत लंबा समय तक चलता है या छोटे समय पे ही खत्म हो जाता है। इन सारी चीजों को बेटा हम लोग देखते हैं। और फिर जाके अपन आते हैं कंपनी के ऊपर। और जब अपन कंपनी के ऊपर आते हैं तो कंपनी के अंदर भी हम ये देखते हैं कि उसके रेशियोज कैसे हैं। तो रेशियोज के ऊपर आज तक एफएम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। रेशियोज आप लोग कहाँ पढ़ते हो बेटा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो वही सारे रेशियोज है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, वही सारे रेशियोज है। रेशियोज में कुछ अलग नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया कि दो पर्टिकुलर साल के बैलेंस शीट को रखा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा कि कितना चेंज आया, और परसेंटेज वाइज उसको दिखा देंगे। फिर मैंने आपको कॉमन साइज दिखाया, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपन टोटल को देखते हैं और टोटल के अंदर फिर देखते हैं कि कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। यानी एक बड़ा आइटम होगा और उसके बाद दो तीन छोटे आइटम होंगे, और छोटे छोटे आइटम का परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैंने आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी अभी तक आया नहीं है। तो अगर आया बेटा तो मान के चलिए कि शायद उसकी भी थ्योरी आएगी। कंपैरेटिव और कॉमन साइज का एक बार थ्योरी आया था, उसके बाद कुछ नहीं आया। अब इसके बाद हम लोग आ गए बेटा किसके ऊपर? टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस एक शॉर्ट टर्म होता है जहाँ पे अपन ट्रेंड को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो प्राइस के ऊपर होता है। और प्राइस जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? डिमांड और सप्लाई। तो रिवीजन के अंदर रिवीजन हो रहा है बेटा। क्या डिमांड और सप्लाई का जो फैक्टर होता है क्या वो हमेशा लॉजिकल होता है क्या? द आंसर इज नो। कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं और कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं, यानी उनका कोई भी लॉजिक नहीं होता। उसके बाद बेटा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने ये जाना कि रैंडमली ये कहीं ना कहीं मूव करता है। मार्केट में जो भी प्राइसेस चल रहे हैं वो उन सबको डिस्काउंट कर लेता है, यानी कि जो भी फ्यूचर में होने वाला है वो उसको पहले से कहीं ना कहीं मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है। अगर फ्यूचर कुछ बुरा दिख रहा है ना, तो शेयर का प्राइस फ्यूचर में नहीं गिरेगा, आज के आज गिरेगा। समझे बात को? फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होने वाला है ना, तो शेयर का प्राइस आज गिरेगा, फ्यूचर में नहीं गिरेगा। ये कहना चाह रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही बेटा जो सबसे पहली थ्योरी निकल कर आती है ना, वो पूरे दुनिया की सबसे फेमस थ्योरी है। दैट इज डाउ जोन्स थ्योरी। डाउ जोन्स थ्योरी को आप इस तरीके से समझो कि ये शेयर मार्केट का विराट कोहली है वहां का। तो पहले तो ये जो डाउ जोन्स नाम है ना, ये एक्चुअली चार्ल्स डाउ के नाम के ऊपर पड़ा। और ये जो चार्ल्स डाउ भाई साहब है ना, ये वहाँ के सबसे फेमस पेपर के एडिटर है। न्यूज़पेपर होता है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल करके एक न्यूज़पेपर, उसके वो एडिटर थे। और उन्होंने बोला कि किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को ना 3 स्टेजेस पे आपको करना चाहिए। और फिर उसी के ऊपर थ्योरी बनाई, डाउ जोन्स थ्योरी। इनफैक्ट जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में निफ्टी है, सेंसेक्स है, वैसे अमेरिका में बेटा पूरा का पूरा डाउ जोन्स नाम का इंडेक्स है। तो सोचो ये जो आदमी है, ये आदमी कितना इन्फ्लुएंशियल रहा होगा कि उसके नाम से पूरा का पूरा इंडेक्स चल रहा है, पूरा मार्केट उसके नाम के ऊपर है। ठीक है, लोग उसके नाम से बुक पढ़ते हैं, उसके नाम से बुक खरीदते हैं, उसके हिसाब से वो जो बता के गया है वो आज भी लोग फॉलो करते हैं। तो सोचिए कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी रहा होगा। ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी जो यहाँ पे निकल कर आई थी वो आई थी चार्ल्स एच डाउ से। तो ये जो डाउ साहब थे ये एडिटर ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये जो कि पूरे दुनिया का सबसे फेमस पेपर है अमेरिका का, उसके एडिटर थे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संपादक, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी उस पेपर के। उन्होंने कहा कि ये 3 स्टेजेस में आप पढ़िए। सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर माइनर ट्रेंड। कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो शेयर है वो पिछले 3 साल में कैसा परफॉर्म किया। क्या बोला मैंने? जो शेयर है वो लगभग पिछले 3 साल या 3 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड को लीजिए और देखिए कि पिछले 3 साल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। लेट से इसका परफॉर्मेंस पॉजिटिव आया। फिर आप जाइए सेकेंडरी में। सेकेंडरी का मतलब हो गया बेटा कि थोड़ा सा कम, आप करीब 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के बीच का टाइम पीरियड लीजिए और फिर से देखिए कि इसका ट्रेंड कैसा है। मान लीजिए अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, फिर से लिखिए पॉजिटिव।
फिर होता है बेटा माइनर। माइनर यानी एकदम शॉर्ट टर्म में देखो क्या चल रहा है, यानी 3 हफ्ते से भी कम का टाइम, 2 हफ्ता 3 हफ्ते से भी कम का टाइम आप ले लो और अब देखो कि क्या चल रहा है, ये भी पॉजिटिव है। चलो तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि शेयर जो है वो पॉजिटिव ही है। यानी आप एकदम लॉन्ग टर्म देखो, फिर थोड़ा मीडियम टर्म देखो और फिर शॉर्ट टर्म देखो, 3 अलग अलग टर्म्स में उसको चेक करिए और चेक करके मेजर करने की कोशिश करिए। द प्राइमरी ट्रेंड लास्ट फ्रॉम 1 to 3 years, तो 1 साल 3 साल के बीच में आप देखिए, देखिए कि मार्केट में वो शेयर जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है। उसके बाद बेटा सेकेंडरी ट्रेंड में अपन जाएंगे। सेकेंडरी जो ट्रेंड होगा हमारा, वो सेकेंडरी ट्रेंड थोड़ा सा छोटा होगा। कहाँ गया, एक सेकेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो होगा बेटा वो थोड़ा सा छोटा होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अलग से लिख देता हूँ। चलो ऊपर तो लिखा ही हुआ है, आप उसी को देख लीजिए। जो सेकेंडरी ट्रेंड होगा बेटा वो कब से कब तक का होगा, 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच का होगा, उसमें आप उसको फॉलो कीजिए। फिर माइनर ट्रेंड जो होगा वो और भी कम टाइम का होगा। क्लियर हो गया। और इसके बीच में आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बेटा मार्केट या शेयर अगर बढ़ता है ना, मार्केट बोलो या शेयर बोलो, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं बुलिश। बुलिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बुल होता है ना वो ऊपर की तरफ स्विंग मारता है। तो इसीलिए भैया जब मार्केट बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बुलिश मार्केट। क्या बोलते हैं बेटा, बुलिश मार्केट। जब भी मार्केट या शेयर अगर गिरता है तो हम बोलते हैं उसे बियरिश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बियरिश। तो बुलिश का मतलब क्या है बेटा, जब मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बुलिश। जब मार्केट गिर रहा है, ये देखिए गिर रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बियरिश। आगे आ जाते हैं, ये रहा सेकेंडरी ट्रेंड। वही मैं सोच रहा था सेकेंडरी ट्रेंड कहाँ चला गया। तो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर भी अपन यहाँ पे वही देखेंगे कि जो प्राइमरी में है वही है या प्राइमरी और सेकेंडरी में उल्टा उल्टा है। समझ में आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम टाइम को यहाँ पे देखा जाता है। फिर आता है माइनर ट्रेंड, जहां पे एकदम लेस देन 3 वीक, एकदम कम टाइम को अपन यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए चार्ल्स डाउ की थ्योरी हो गई। अब आता है टूल्स, और ये टूल्स में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं बेटा। सबसे पहले आ जाता है लाइन चार्ट। ये सब एग्जाम में आने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि ये सारे डायग्रामेटिक चीज़ें हैं, तो आपको बनाने तो नहीं बोलेगा। तो लाइन चार्ट का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से आपको ये लाइन दिख रहा है ना, किसी भी शेयर मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ऐसे लाइन बने होते हैं। ये जो लाइंस बने हुए हैं इसी को बोलते हैं बेटा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को जनरली कोई इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि लाइन चार्ट से ज़्यादातर बातें समझ में नहीं आती। लेकिन सबसे पहले पहले लोग लाइन चार्ट को ही देखा करते थे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने बार चार्ट को बनाया। बार चार्ट में थोड़ा सा ये दिखता है कि अगर मार्केट बढ़ा तो कितना बढ़ा, गिरा तो कितना गिरा, मार्केट खुला कितने पे था, बंद कितने पे हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको बार चार्ट में देखने को मिलती है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, एग्जाम पर्पज से नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है कैंडल स्टिक चार्ट। ये बेटा आज की डेट में सबसे ज्यादा मोस्ट फॉलोड चीज है। मैं और शायद दुनिया का हर इन्वेस्टर इसी को फॉलो करता है। ये जापानीज लोगों ने बनाया था, और जापानीज लोगों का दिमाग बहुत तेज है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई जिसको बोला कैंडल स्टिक। अब इस कैंडल स्टिक में फोटो में आपको कुछ चीजें देखो वाइट दिख रहा होगा, जो वाइट दिख रहा होगा वहां पे मार्केट बढ़ रहा है, और कुछ चीजें आपको ब्लैक दिख रही होगी, ब्लैक में मार्केट गिर रहा है। एक्चुअली आप अगर इसको जनरली अपने किसी शेयर मार्केट के ऐप में देखेंगे ना, जैसे ग्रो, शेयर खान, तो वहां पे आपको रेड और ग्रीन कलर का दिखेगा। पर हमारा बुक क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो हमने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा है। ब्लैक का मतलब है बेटा मार्केट का गिरना। अगर ब्लैक कैंडल बन रहा है, ब्लैक कैंडल को ही कई जगह पे रेड कैंडल भी बनाया जाता है। अगर ब्लैक या रेड कैंडल आ रहा है मतलब कि जो मार्केट है बेटा वो मार्केट फॉल कर रहा है। ठीक है। ये दिखता कैसा है, ये दिखता कुछ इस तरीके का है। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ कि ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लेकिन वो सब हमारे एग्जाम में आने नहीं वाला, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। जो ग्रीन कैंडल है बेटा, ग्रीन कैंडल है, उसी को यहाँ पे व्हाइट कैंडल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी मार्केट बढ़ रहा है। जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। हल्का सा हमको नॉलेज होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एफएम पढ़ लिए, शेयर मार्केट के ऊपर एक चैप्टर पढ़ लिए पर हमको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए बस मैं बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ना कभी आया है ना कभी आने का कोई चांस मुझे लगता है। ठीक है। पर फिर भी हमको एक हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। तो जो व्हाइट कैंडल होता है वो अंदर से इस तरीके से खोखला होता है, व्हाइट कलर का फिर वो दिखता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मार्केट फॉल हुआ इसका क्या मतलब है कि मार्केट का जब ओपन हुआ होगा ना, जब मार्केट ओपन हुआ होगा तो शायद 500 रुपए पे ओपन हुआ,
पर जब मार्केट क्लोज हुआ तो शायद 400 रुपये हो गया, यानी कि गिर गया। तो ओपन बेटा हाई होता है इसका, और क्लोज जो होता है वो लो होता है, यानी कि खुला 500 पे पर गिर के 400 हो गया, इसको बोलते हैं मार्केट फॉल। उल्टा अगर हुआ, यानी कि मार्केट ओपन जब हुआ तो 500 का था, जब क्लोज हुआ तो वो 600 पे पहुंच गया, तो फिर ऐसे मार्केट को अपन बोलेंगे कि मार्केट बढ़ा। तो ये सिंपल सी बात को बस आप याद रखना। ठीक है, चलो। पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये भी बेटा इंडिया में ऐसा सच तो यूज नहीं होता है, अमेरिका में कुछ लोग यूज करते हैं। हाँ, ये वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया है, नॉट बीन आस्क्ड इन एग्जाम, बट हाँ आ सकता है। ये जो चैप्टर है जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद सेकंड लोएस्ट वेटेड चैप्टर है ये, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई शेयर है ना, वो शेयर क्या है, ऊपर नीचे होते रहता है। ये डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी शेयर जो होता है बेटा वो ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, ठीक है। अब जैसे ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, तो हम एक ना नीचे एक लाइन बनाते हैं कि इस लाइन के नीचे तो कभी भी शेयर गया नहीं, इसको बोलते हैं अपन सपोर्ट लाइन। और जिस शेयर मतलब प्राइस के ऊपर कभी शेयर नहीं गया, मतलब वहां तक जाता है फिर नीचे गिर जाता है, उसके ऊपर नहीं जा पाता है, उसको बोलते हैं बेटा अपन रेजिस्टेंस लाइन। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको, रेजिस्टेंस लाइन। तो सपोर्ट लाइन इज अ लाइन which is the lowest price, which is the lowest price इन अ रेंज। अगर एक रेंज अपन बना रहे हैं तो उसमें जो सबसे कमती प्राइस जो होता है, जो सबसे कम प्राइस होता है, जिसके नीचे शेयर नहीं जाता, उसको अपन क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन। समझ में आ गया। तो जनरली मार्केट जो है ना उसको रेस्पेक्ट करता है, मतलब कि वो ऐसे टच करके ऊपर चला जाता है आमतौर पे, वो कभी भी उसको ब्रेक नहीं करता। और अगर कभी ब्रेक किया तो मार्केट फिर बहुत जोर से गिरता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस लाइन होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, बस वर्ड चेंज कर देना, लोएस्ट की जगह क्या कर दोगे आप, हाईएस्ट। यानी कि जो रेजिस्टेंस लाइन होता है वो वैसा लाइन होता है जिसको मार्केट कभी क्रॉस ऊपर की तरफ नहीं करता, यानी मार्केट कभी उस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर नहीं जाता। वो जो शेयर है, वो शेयर कभी उस दाम से ऊपर नहीं गया, पर अगर कभी चला गया, वंस इन अ ब्लू मून अगर कभी चला गया, तो फिर वो बहुत ऊपर जाएगा। समझ में आया। तो सपोर्ट अगर टूटा तो बहुत नीचे, और अगर रेजिस्टेंस टूटा तो फिर बहुत ऊपर। समझ में आई ये बात आप लोग को। फिर हेड एंड शोल्डर, ये सब एक पैटर्न है बेटा, लेकिन इन पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन कभी आया नहीं है। हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे ये दो शोल्डर जैसा बन गया नीचे, और ये ऊपर वाला हेड बन गया। समझ में आया, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इस तरीके का पैटर्न मार्केट में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो मार्केट जो है, या जो शेयर है जिसको भी आप देख रहे हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फॉल हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या हुआ, उसी डायग्राम को बस नीचे की तरफ बना दीजिए। अगर इस तरीके का दिख रहा है आपको तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो फिर ऊपर जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है जिनको देख के हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। ठीक है। ये एम और डब्ल्यू बनता है बेटा। अगर इस तरीके का एम बन गया यानी मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे। अगर डब्ल्यू बन गया, अगर ऐसा डब्ल्यू बन गया तो मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर। अब ये एम कैसे बनता है, डब्ल्यू कैसे बनता है, यहाँ पे भी ना बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, मैंने भी वैसे डायग्राम यहाँ पे बनाया है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत अलग दिखते हैं। तो रियल लाइफ को आप जाके सीखना। अभी बस हल्का सा सुन के आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जाम के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं रुक के आपको बताऊंगा। यस, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है। रीजन क्या है, यहाँ वाले जो टॉपिक है बेटा यही एग्जाम में आए, मतलब जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, एक वो थ्योरी को छोड़ दो अगर मैं कंपैरेटिव वाला, तो 100% क्वेश्चन यहीं से आए। सबसे पहला है बेटा एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो का मतलब है कितने शेयर बढ़े और कितने शेयर गिरे। जैसे निफ्टी 50 है बेटा, तो निफ्टी 50 के अंदर कितने शेयर हैं आप समझ सकते हैं, 50 शेयर है। अब इस 50 शेयर में से अगर लेट से 40 शेयर अगर बढ़ गए और 10 शेयर अगर गिर गए, तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, 40:10, यानी 4:1। इसको अपन बोलेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है बेटा, ये एक रेशियो है जो बताता है कि कितने शेयर इंक्रीज हुए और कितने शेयर आपके गिर गए। गॉट इट एवरीवन। तो कितने शेयर बढ़े कितने शेयर गिरे ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बस ये रेशियो फाइंड आउट करना है और आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है
तो इसका मतलब है कि मार्केट इज इंक्रीजिंग, मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये जो रेशो है बेटा, अगर ये रेशो 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मार्केट है वो मार्केट फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फॉल। अब जैसे यहाँ पे हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशो 4:1 आया, यानी 4 आ गया। 4 यानी 1 से ज्यादा, तो मार्केट क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो वो तो आप देख ही सकते हैं, 50 शेयर में से 40 शेयर बढ़ रहा है, तो मार्केट बढ़ ही रहा है। फिर होता है मार्केट ब्रेथ इंडेक्स, जो कि एक वेरिएशन होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर बेटा जितने शेयर चेंज नहीं हुए, अनचेंज्ड है, उसको भी यहाँ पे रेशियो में ले लिया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2 इंटू एडवांस माइनस अनचेंज्ड डिवाइडेड बाय डिक्लाइन। ठीक है, ये आ गया आपका मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। गॉट इट एवरीवन? ये आ गया आपका मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। बाकी चीजें एकदम सेम है, रेशो एशो एकदम सेम। मूविंग एवरेज के बारे में, ये रियल लाइफ में तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसको बहुत लोग यूज करते हैं, पर हमारे बुक में सिर्फ इतनी ही बात बोला है कि मूविंग एवरेज मींस एन एवरेज। एवरेज का मतलब तो आपको पता ही है, सारी चीजों का समेशन करेंगे और डिवाइड बाय एन कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा एवरेज। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं शेयर जो है वो बढ़ रहा है या हमारा शेयर गिर रहा है। तो मूविंग एवरेज प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क फॉर फ्यूचर वैल्यूएशन, की बढ़ रहा है या गिर रहा है। इफ शेयर इज बिलो मूविंग एवरेज, इट हैज स्कोप फॉर अप्रिसिएशन। अगर वो मूविंग एवरेज से नीचे है तो फिर वो बढ़ेगा। इफ वैल्यू इज अबो मूविंग एवरेज, अपसाइड इज लिमिटेड इन द नियर टर्म। क्योंकि एवरेज क्या है बेटा? एवरेज एक लाइन है जिसके आसपास ही शेयर घूमते रहता है। एवरेज एक ऐसा लाइन है जिसके आसपास शेयर घूमते रहता है। तो अगर शेयर नीचे चला गया है ना, तो धीरे धीरे करके बढ़ के उस लाइन के पास आएगा। और अगर ऊपर चला गया है तो धीरे धीरे करके गिर के उस लाइन के पास आएगा, यानी वो लाइन को फॉलो करेगा शेयर। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे बढ़ जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ऑलरेडी एग्जाम में आई थिंक 2 या 3 बार आ चुका है। 2 बार तो मुझे याद ही है, 3 बार आया है क्या मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, लेकिन हाँ 2 बार तो आया ही आया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये बताता है बेटा कि अभी मोमेंटम कैसा है, शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। आप बार बार यही सुन रहे होंगे, शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको डेवलप करने वाले का नाम था जे वेलेस वाइल्डर। क्या नाम था? जे वेलेस वाइल्डर। और इन्होंने ये सिस्टम बनाया, और सिस्टम बना के इन्होंने बोला कि बहुत सिंपल है, आप ये देखिएगा कि इस फॉर्मूला में फिट कर लो। आर एस आई इज इक्वल टू 100 - 100 डिवाइडेड बाई 1 + RS। और RS कैसे निकलेगा? एवरेज गेन पर डे डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस पर डे। क्लियर है? अगर ये आपका 30 से कम आता है, इसका मतलब है ओवर सोल्ड हो गया। ओवर सोल्ड यानी लोगों ने कुछ ज्यादा ही बेच दिया। तो फिर क्या करेंगे हम करेंगे बाई। हम क्या करेंगे बेटा? बाई। अगर ये 70 से ज्यादा चला गया, तो ये ओवर बॉट है। क्या है बेटा? ओवर बॉट, यानी लोगों ने ज्यादा ही पैसा लगा दिया, ज्यादा ही खरीद लिया। तो हम इसे क्या कर देंगे बेटा? सेल। समझ में आया? तो 30 से कम है तो बाई करेंगे, 70 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? सेल। और बीच में है सर, तो बीच में है तो कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया बेटा? तो एक लाइन की तरह इसे बना लीजिए, ये एक लाइन की तरह बनाइए। एक तरफ 0 और एक तरफ 100। अब एक तरफ मैंने बनाया 30 और एक तरफ मैंने बनाया 70। तो ये जो 70 से 100 वाला पोर्शन है यहाँ पे अपन सेल करेंगे, और 0 से 30 वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अपन बाई करेंगे। बीच में अगर कोई वैल्यू आई तो हमको कुछ करना ही नहीं है, यानी कि होल्ड करके रखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है और हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, चलो करवाता हूं। आपको ना शेयर के प्राइस दे देगा। कैसे देगा? देखो, डीजी लिमिटेड हैज a listed share and its share price and its share price over 10 days are as follows. Over 10 days are as follows. तो बेटा 10 दिन का प्राइस यहां पे निकाल के दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्राइस दिया है मान लो 1025, 1030, 1000, 985, 975, 1050, 1000 to 1200, 1220 और 1180।
इस तरीके से बेटा आपको ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा, नंबर ऑफ डेज दिए होंगे और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ होगा बेटा, यहाँ पे दिए होंगे प्राइसेस। आपको अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बहुत सिंपल है, एक तरफ आप निकालेंगे गेन और एक तरफ आप निकालेंगे लॉस। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस वैसे फॉलो करो, और कुछ करना थोड़ी है। तो गेन, अब 1025 से 1030 हुआ तो कितने का गेन हुआ, 5। ठीक है, 1030 से 1000 हो गया तो मेरे को लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 30। इतना तो समझ में आता है। 1000 से 985 हो गया, यानी कि 15 रुपए और गिर गया। 985 से 975 हो गया, उड़ी बाबा 10 रुपए और गिर गया। 975 से 1050 हो गया, बल्ले बल्ले शावा शावा 75 रुपीज बढ़ गया। 1050 से 1200 हो गया, शावा शावा बल्ले बल्ले 150 रुपीज बढ़ गया। 1200 से 1220 हो गया, 20 रुपीज बढ़ गया। और 1220 से 1180 हो गया, यानी 40 रुपीज गिर गया। अब कितना टोटल बढ़ा और कितना टोटल लॉस हुआ वो निकालिए। तो 5 प्लस 75 80, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 150 250। तो मेरा जो टोटल गेन आ रहा है वो आ रहा है 250, जो मेरा टोटल लॉस आ रहा है वो आ रहा है 45 और 1055 और 4095। अब ये तो टोटल आ गया। हम लोग को क्या चाहिए बेटा, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, टोटल डिवाइडेड बाय एन। कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल डिवाइडेड बाय एन। तो टोटल है 250 और कितने बार गेन हुआ है देखो, 1 2 3 4, 4 बार गेन हुआ। तो 250 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ जाएगा 62.5। लॉस कितने बार हुआ देखो, 1 2 3 4, 4 बार। अरे 4 बार कैसे, कुछ गलत हो गया क्या, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा मैंने 9 दिन का डेटा दिया है। ओके बेटा मैंने 9 दिन का डेटा दिया है, चलो मैं ना क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, 9 डेज कर देता हूँ। ठीक है, चल 9 डेज कर देता हूँ उसको मैं। तो 95 डिवाइडेड बाई 4, 95 डिवाइडेड बाई 4 करने पे क्या आएगा, 23.75। अब ये आपके पास एवरेज गेन आ गया और एवरेज लॉस आ गया। अभी मैं आपको ना फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला ऊपर मैंने दिखाया था पर आपको शायद समझ ना आया हो। आरएस का मतलब होता है बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। तो एवरेज गेन कितना है, अभी निकाला था ना हमने, 62.5, 62.5 और एवरेज लॉस कितना है हमारा, 23.75। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 2.63। अब आरएसआई का फॉर्मूला, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, 100 - 100, 1 + RF। देखने में बहुत अजीब दिखता है लेकिन ये फॉर्मूला सिंपल है। 100 - 100, 100 - 100 जीरो हो गया। 100 - 100 डिवाइड बाय 1 + RF। ठीक है, तो 100 माइनस, अब ये 100 को ऐसे सीधा माइनस मत कर देना भाई। 1 + RF कितना निकाले हम लोग, 2.63, तो लिखो यहाँ पे 2.63। अब इसको सॉल्व करो, 100/3.63 कितना हो जाएगा देखते हैं। 100/3.63, बॉडमास का रूल बेटा पहले डी आता है ना, फिर एम आता है। तो 100 माइनस, ये आ रहा है 27.54। तो यानी 100 में से 27.54 माइनस कर दूं तो आंसर आ रहा है 72.46। यानी क्या बेटा, ये 70 से ज्यादा है, हाँ। और अगर 70 से ज्यादा है तो यानी ये क्या है, ओवर बॉट। लोगों ने इसे ज्यादा ही खरीद लिया, ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, सेल करेंगे। यानी अगर हमारे पास इसका शेयर रखा हुआ है तो इसको बेचो और पतली गली से निकलो। गॉट इट एवरीवन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। The first step that you have to do is calculate gain or loss। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन और लॉस को। स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, एवरेज गेन और लॉस को आप निकालेंगे। एवरेज गेन निकालेंगे और एवरेज लॉस निकालेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में आप क्या निकालेंगे बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे आएगा, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। एवरेज गेन
डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। और लास्ट में करेंगे बेटा अपन स्टेप 4 में अपन करेंगे आरएसआई। और आरएसआई का फॉर्मूला क्या है? 100 - 100 डिवाइडेड बाई 1 + RS। क्लियर हुआ? तो ये स्टेप आप याद रखिए, ये एग्जाम में ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है, अगर फिर से आया तो आपको काम आएगा। फिर अरुण इंडिकेटर भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। अरुण इंडिकेटर थ्योरी है, थ्योरी में ही आया था। अरुण इंडिकेटर एक तुषार चांदे नाम के आदमी ने 1995 में बनाया था, जो ये बताता है अगेन वही सेम चीज कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है। तो अरुण अप कैलकुलेट करते हैं और अरुण डाउन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अरुण अप ये बताता है कि कितने दिन हो गए मार्केट को हाईएस्ट पे पहुंचे। तो 25 माइनस पीरियड सिंस 25 पीरियड हाई। तो ये आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। ये वाली जो चीज होगी ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जैसे आपको बोल देगा कि 12 दिन हो चुके हैं सबसे हाईएस्ट जहां पे पहुंचा था ना शेयर, उस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से अभी तक 12 दिन हो चुके हैं। तो आपको ऐसे ना गिवन होगा, जैसे 12, 13, 14 कुछ तो भी गिवन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 माइनस 12 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, बस इतना करके आंसर निकाल देंगे। तो ये आंसर आ गया 52%। यानी अभी जो है ना शेयर लगभग लगभग बीच में, कुछ ही दिन हुए हैं इसको ऊपर गए। अरुण डाउन में भी बेटा ये वाला जो पीरियड होगा ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो खेल ही बहुत खत्म हो गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको निकाल के दे दिया, जैसे मान लो ये आपको गिवन है 8, तो आप फिर से कैलकुलेशन करेंगे 25 माइनस 8 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, 25 - 8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। तो ये आ रहा है जैसे 68%। तो इतना आपको निकालना है और निकाल के छोड़ देना है। तो अरुण इंडिकेटर रिक्वायर द ट्रैकिंग ऑफ हाई एंड लो प्राइस। कितना समय हो गया हाई पहुंचे, कितना समय हो गया लो पहुंचे। ट्रैक द हाई एंड लो फॉर पीरियड 25 पीरियड ऑन एन एसेट। नोट द नंबर ऑफ पीरियड सिंस द लास्ट हाई एंड लो। यानी लास्ट टाइम जो हाई पहुंचा था और लास्ट टाइम जो लो पहुंचा था उसमें कितना टाइम जा चुका है। ठीक है, द अरुण अप एंड डाउन लाइन फ्लक्चुएट बिटवीन 0 और 100, क्योंकि परसेंटेज में है बेटा, तो लोएस्ट से लोएस्ट 0% जाएगा और हाईएस्ट से हाईएस्ट 100% पे जाएगा। अगर वैल्यू नियर जीरो है तो इसका मतलब है वीक ट्रेंड। जितना जीरो के पास आएगा वो उतना वीक है, यानी कि हाई नहीं है, लो नहीं है। जितना 100 के पास जाएगा उतना दिखाएगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अब जैसे मेरे एग्जांपल में बेटा अरुण अप कितना आ रहा था, सर आपके एग्जांपल में अरुण अप आ रहा था 52%। और अरुण डाउन कितना आ रहा था बेटा, अरुण डाउन मेरा आ रहा था 68%। तो मुझे बताओ ट्रेंड अप का है कि डाउन का है। तो आप बोलेंगे सर ये डाउन का है, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ट्रेंड स्ट्रांग होगा। जितना नंबर बड़ा होगा बेटा ट्रेंड उतना स्ट्रांग होगा। तो क्वेश्चन में लिख के आना, यानी अभी फिलहाल हम लोग डाउन ट्रेंड में है। कौन से ट्रेंड में है बेटा, डाउन ट्रेंड में है। क्लियर हो गया? चलो, फिर अगला आ जाता है हमारा प्राइस रेट ऑफ चेंज। प्राइस रेट ऑफ चेंज को ना इंस्टीट्यूट ने बहुत ही डिफिकल्ट फार्मूला बना के दिया है। आप लोग एक इजी फार्मूला से निकाल सकते हैं। द फार्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। बस इतना करके छोड़ देना। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपको बोला है कि लास्ट प्राइस है 50 और जो न्यू प्राइस है वो है 60, तो कितना परसेंट चेंज चेंज हुआ, इसी को बोलते हैं प्राइस रेट ऑफ चेंज। कितना परसेंट चेंज हुआ? तो 50 से 60 हो गया, 50 से 60 हो गया, तो मैं क्या करूंगा 60 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। तो ये आ रहा है 20%। तो प्राइस रेट ऑफ चेंज कितना आ गया मेरा, 20%। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ये ना अजीब सा फॉर्मूला वार्मूला डाल दिया है, जबकि है वो क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस इंटू 100। इसी का एक सौतेला भाई है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन एक और टॉपिक पे आ जाते हैं, रिस्क एंड इट्स टाइप। रिस्क बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है बेटा जो कंट्रोलेबल नहीं है और मैक्रो इन नेचर है। मैक्रो इन नेचर यानी ये सभी को अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा बेटा सभी को, और इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दिसंबर 2025 में ही आया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी जो कंट्रोलेबल है, माइक्रो इन नेचर है। माइक्रो इन नेचर यानी ये स्पेसिफिक है, सिर्फ आपके साथ होगा, ये सबको इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग किया तो पूरा मार्केट थोड़ी ना गिर जाएगा, सिर्फ आपकी कंपनी गिरेगी।
आपने मान लो विंडो ड्रेसिंग किया, तो विंडो ड्रेसिंग यानी कि अकाउंट्स में घोटाला। तो अगर आपने अकाउंट्स में घोटाला किया तो आपकी कंपनी गिरेगी भैया, सारी कंपनियां थोड़ी ना गिरेगी। मान लो आपका सीईओ रिजाइन कर दिया या आपका सीएस अगर रिजाइन कर दिया, तो भैया आपकी कंपनी गिरेगी, पूरी मार्केट थोड़ी ना गिर जाएगी। गॉट इट। मैक्रो यानी मान लीजिए जैसे टैक्स में चेंज आ गया, टैक्स रेट बढ़ गया, या मान लीजिए कि कोई वॉर हो गया, कोई सुनामी आ गई, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, सभी लोग को इफेक्ट होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ नहीं कर सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी गिरेगी ही गिरेगी। क्लियर हुआ। दोज फोर्सेस विच आर अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल यानी हमारे हाथ के बाहर है, ब्रॉड यानी सभी को इफेक्ट करता है, इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सच फैक्टर आर नॉर्मली अनकंट्रोलेबल। ये मैक्रो इन नेचर का होता है, इट कैन नॉट बी प्लान्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर मान लो निर्मला सीतारमन ने या आरबीआई ने अगर मान लो रेपो रेट वगैरह बढ़ा दिया, तो तुम क्या ही कर लोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा लोन महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा हो जाएगा तो भैया तुम्हारे लिए एक रिस्क यहाँ पे बढ़ गया। मार्केट रिस्क, अगर मान लो निफ्टी फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा भी तो शेयर निफ्टी में ही है, तो तुम्हारा शेयर भी फॉल होगा। समझ में आया। परचेजिंग पावर रिस्क, इन्फ्लेशनरी रिस्क, इन्फ्लेशन अगर बेटा बढ़ रहा है, महंगाई अगर बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली तुमको भी कहीं ना कहीं खतरा होगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगेन मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। मार्केट रिस्क यानी कि कहीं ना कहीं कोई मार्केट अगर पूरा गिर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका पर्टिकुलर शेयर और सिक्योरिटी भी यहाँ पे गिरेगा। ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है बेटा, ये आपके इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पर्टिकुलर किसी चीज से रिलेटेड है। जैसे लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, सीएस छोड़ के चला गया, नया सीएस आ रहा है, तो इन सब चीजों से भी कंपनी को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। गॉट इट एवरीवन। चलिए, इसमें जैसे बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, बिजनेस साइकिल होते हैं, जैसे बिजनेस साइकिल यानी अब जैसे गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ, तो गाड़ियां ना धनतेरस वगैरह के समय पे, दिवाली के समय पे, क्रिसमस के समय पे, न्यू ईयर के समय पे ज्यादा खरीदा जाता है। तो टाटा मोटर्स का जो सेल है ना, वो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाकी समय पे नहीं होगा। तो क्योंकि बिजनेस साइकिल के वजह से बेटा कुछ समय इनका अच्छा जाएगा और कुछ समय इनका क्या जाएगा, खराब। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पहले लोग पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदते थे, आज की डेट में लोग पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदना नहीं पसंद करते, लोग ईवी में चले गए। तो अगर आपकी कंपनी सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी बनाती है, तो आपको भी क्या है बेटा, बिजनेस रिस्क। फिर फाइनेंशियल या क्रेडिट रिस्क, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ने बहुत सारा डेट लेके रखा है, तो अगर डेट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कैश कम पड़ गया, तो इंटरेस्ट कैसे दोगे। तो आपको एक रिस्क होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्रेडिट रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क। गॉट इट एवरीवन। चलो, ठीक है। एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला कंसेप्ट है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR भी बोलते हैं इसको, ये भी एग्जाम में एक बार आया है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना काफी सिंपल है, काफी सिंपल टॉपिक है, ये आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इसको पढ़ते हैं, जिन लोगों ने CMSL पढ़ा होगा उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी इसको सीखा होगा। तो सिंपल है, जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस होता है, उसमें ओपनिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, अगर किसी प्रकार की इनकम हो रही है तो इनकम को आप ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए ओपनिंग से, और इनटू कर दीजिए 100 से। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली ये सब दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ वैल्यू में रखना है। जैसे मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे 10,000 रुपए, तो इनका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। अभी बोल रहे हैं कि इसकी शेयर की प्राइस है 23,800, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग। और जो हमने पहले लगाया था वो कितना लगाया था हमने, 10,000, तो ये क्या हो गया हमारा ओपनिंग। अब यहाँ पे इनकम कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग को सीधा कैलकुलेट करना और आंसर बताना है। तो 23,800 माइनस 10,000 होल डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू परसेंटेज में निकालने के लिए 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई, सॉरी, इंटू 100। तो ये आ रहा है हमारा 138%। और ये देखिए हमारा बुक से मैच भी कर गया। गॉट इट एवरीवन। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, 3 years अगो फ्रेड इन्वेस्टेड $10,000, तो ये हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट बन गया। ईच ईयर फ्रेड रिसीव्ड 100 डिविडेंड, तो बेटा 3 साल में लगातार उसको 100 डिविडेंड मिला है। तो 3 साल में अगर उसको हर साल 100 मिला है, तो यानी टोटल उसने कितना कमाया, 300 कमाया। आगे,
ये दिया भी है 300 उसने कमाया, उसने शेयर को सोल्ड कर दिया यानी कि बेच दिया 12,000 में, तो ये उसका क्या बन जाएगा बेटा, क्लोजिंग। अगेन आप इस एचपीआर को निकालेंगे और एचपीआर को निकालने के लिए क्लोजिंग कितना है आपका 12,000 माइनस ओपनिंग कितना है आपका 10,000, और आपने बीच में कितना कमाया, इनकम कितनी है 300, होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग यानी कि 10,000 इंटू 100। ये मेरे को करने की भी जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 23%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23%। डन। इसी के एक दो क्वेश्चन और है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट नेवर आस्क्ड इन एग्जाम। आई एम वेरी वेरी अपसेट फ्रॉम आईसीएसआई कि अभी तक पूछा कैसे नहीं भैया, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा यार, ये एक ऐसी चीज है ना जो नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, ये सीएमए फाइनल, सीए फाइनल, हर जगह पे और हर जगह भर भर के आता है। तो एक नोबल लॉरेट है यानी कि जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनका नाम है यूजीन फामा। क्या नाम है बेटा, यूजीन फामा। यूजीन फामा ने बेटा 1970s में एक मॉडल रेडी किया जिसका नाम है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। क्या नाम है बेटा, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। धीरे धीरे करके इसकी बात करते हैं। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलता है अच्छे से समझते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नोबल लॉरिएट यूजीन फामा। इट हैज फॉलोइंग एजम्पशंस। पहले आप इसके एजम्पशन समझिए, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या क्या एजम्पशन है बेटा इसका। ये बोलता है कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है बेटा वो मार्केट में सभी को फ्रीली अवेलेबल है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं यानी कोई ब्रोकरेज नहीं है, सारे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो एक ही जैसा है, और उस इन्फॉर्मेशन को देखने का जो नजरिया है वो भी बिल्कुल सारे इन्वेस्टर्स का सेम है। तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है बेटा, ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, all information is available in the market फ्री ऑफ कॉस्ट। ये होना बहुत मुश्किल है, इसलिए assumption है, होता नहीं है। सारा इंफॉर्मेशन बेटा हर चीज का मालूम होता है क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, अब टाटा मोटर्स अगले 5 साल में क्या क्या करने वाली है मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम। बट ये मान के चलते कि मोटा मोटी तो सब मालूम ही है। अब जैसे उन्होंने एनुअल रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो उसमें सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, उनका शेयर कैपिटल कितना है, डेट कितना है, कहाँ से डेट लिए हैं, ये सारी बातें तो हमको मालूम ही है। पॉइंट नंबर 2, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आज मैं अगर कोई 10,000 रुपए का शेयर लेता हूँ ना, तो कुछ नहीं तो भी 100 रुपए तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट चला जाता है। यानी सोच के देखिए कि 100 रुपए मेरा खरीदते समय, 100 रुपए मेरा बेचते समय, 200 रुपए तो मेरा ऐसे ही चला गया। तो अगर मैं 10,000 रुपये लगा के अगर मैं 150 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं लॉस में हूँ, क्योंकि मेरा 200 तो मेरा ब्रोकरेज हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया। लेकिन यूजिन फार्मा क्या मान के चलते हैं बेटा, कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है जैसे ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, अंडर राइटिंग, इन सब की बात कर रहा है ये। ठीक है। तीसरा ये क्या मान कर चलता है, ऑल इन्वेस्टर्स व्यू द इंफॉर्मेशन सेम वे। ऑल इन्वेस्टर्स व्यू द इंफॉर्मेशन सेम वे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन को देखता हूं, जैसे मेरे को, मैंने देखा कि सेल्स बढ़ गया, तो मैं सोचूंगा अरे ये तो अच्छी बात है। वैसे अगर ऋषभ सर भी देखेंगे तो उनको भी क्या लगेगा, अरे ये तो अच्छी बात है। यानी कि हमारा सबका जो नजरिया है वो क्या है बेटा, सेम। अब ये 3 एजम्पशन तो हमने सुन लिया। अब ये थ्योरी बोलती क्या है, सुनिए। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट the market prices, the market prices of a security reflects all the information। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है कि इंफॉर्मेशन है कोई,
और अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से वो शेयर गिरा, ये बोलना चाहता है। यानी कि मार्केट का जो प्राइस है बेटा उसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। ठीक है, तो आपको 5 नंबर का आएगा, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो आपको लिखना है। फिर ये इन्होंने ना ट्रायंगल बनाया है, एक बहुत ही फेमस ट्रायंगल है ये, कहाँ गया, एक सेकेंड, अच्छा नहीं ठीक है, वो तो उतना ही था, सॉरी। अब कुछ और अप्रोचेस के ऊपर आ जाते हैं, ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी तो खत्म हो गया, अब अगला अप्रोच है रैंडम वॉक थ्योरी, ये मेरा फेवरेट है। रैंडम वॉक थ्योरी बेसिकली ये बोलता है कि मार्केट का कोई दिशा नहीं है, कुछ नहीं है, मार्केट कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी गिर सकता है, बिकॉज कुछ बहुत बड़े बड़े लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, उनके विम्स एंड फैंसी, यानी उनका जो मन करेगा उस तरीके से वो मार्केट को चलाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। हमारे इंडिया में जैसे कुछ बड़े लोग हैं, उन्हीं के डिसीजन से पूरा इंडिया इम्पैक्ट करता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलेंगे तो पूरा इंडिया इम्पैक्ट करेगा, भले तुम्हारा और मेरा कुछ भी सोचना हो। एम आई राइट? निर्मला सीतारमन को अगर कुछ बोलना है और कुछ करना है तो वो करेगी और सबको मानना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि देबाशीष गोस्वामी और शिवानी मिंगलानी क्या सोचते हैं। एम आई राइट एवरीवन? बिल्कुल इसी तरीके से रैंडम वॉक थ्योरी ये बोलता है कि देर इज नो बेसिस, देर इज नो टेक्निकल एनालिसिस, देर इज नो टेक्निकल चार्ट, कोई तरीका ही नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर सकें। क्या बोल रहा है देखिए, this approach has been based upon research aimed at testing whether successive changes are independent in the form of मार्केट थ्योरी। बोल रहे हैं कि क्या सच में अगर सारा इंफॉर्मेशन से ही क्या मार्केट मूव करता है क्या, ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता। ये क्या बोल रहा है, शेयर प्राइसेस विल राइज एंड फॉल ऑन द विम्स एंड फैंसी, यानी मर्जी ऑफ मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल, कुछ बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, वो जब चाहेंगे शेयर प्राइस को गिरा देंगे, जब चाहेंगे उसको बढ़ा देंगे। द मूवमेंट इन शेयर वैल्यूज एब्सोल्युटली रैंडम, जो भी शेयर की वैल्यू आती है वो रैंडम है, अगर कुछ बढ़ रहा है वो भी किस्मत है, गिर रहा है वो भी किस्मत है। एंड देर इज नो नीड टू स्टडी द ट्रेंड एंड मूवमेंट, तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। और एकदम सही बात है। एक मूवी है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि कोई वॉरेन बफेट हो या कोई भी चिंदी सा आदमी हो, किसी को नहीं पता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, सब ऐसी बातें करते हैं बस, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनके खुद के 70% शेयर्स कभी बढ़े ही नहीं, 2-3 शेयर बढ़ गए और 2-3 शेयर ने उनको इतना अमीर कर दिया। तो आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका 2-3 तुक्का भी अगर अच्छा चल गया ना शेयर मार्केट में, आप करोड़पति बन सकते हो। द रैंडम वॉक थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ये बोलता है कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी ट्रेंड देख लो, जो मार्केट में होना है वो होगा। बट बिलीविंग इन रैंडम वॉक डज नॉट मीन दैट वन शुड नॉट बिलीव इन एनालाइजिंग स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं एक इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी होगा तो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट। जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे फेल होते तो उन लोग बोलते हैं आईसीएसआई तो कैसा भी चेकिंग करता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लेम आईसीएसआई पे डाल दिया, खुद से हटा लिया। बिल्कुल वैसी रैंडम वॉक थ्योरी है जो बोलता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टर अगर गलत प्रिडिक्शन कर रहा है, इन्वेस्टर का अगर जो सोचना था अगर वो गलत भी हो गया, तो वो मार्केट के ऊपर छोड़ सकता है कि नहीं नहीं हम तो वैसे भी क्या बोले, मार्केट तो रैंडमली चलता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी वापस से आ गया। ये एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का वो ट्रायंगल है जिसकी मैं बात कर रहा था। इन्होंने बोला कि देश में दुनिया में ना 3 तरीके के देश हैं। एक जो है, ये एफिशिएंट मार्केट का ही कंटिन्यूएशन है ना, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का ही कंटिन्यूएशन है। बुक में अलग अलग पैराग्राफ में दिया है तो मैं भी अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का कंटिन्यूएशन है, या आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस एक बार सुन लो। सबसे पहला है बेटा स्ट्रॉन्ग फॉर्म, जैसे अमेरिका, अमेरिका में बेटा पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक को मालूम है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी मालूम है। यानी वहां का जो सेबी है ना, उसका नाम है SEC, वो इतना स्ट्रांग है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता। अंदर की सारी बात पब्लिक को भी मालूम है, तुम क्या ही फायदा उठा लोगे। सेमी स्ट्रांग जैसे कि इंडिया, यहाँ पे हम लोग को पुरानी बातें तो मालूम है, जो पब्लिक में डोमेन में जो बातें हैं वो तो हमको मालूम है, पर अंदर की बातें हम लोग को नहीं मालूम। तो इनसाइडर ट्रेडिंग हमारे इंडिया में हो सकता है। यहाँ पे इनसाइड इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग के पास है। और वीक फॉर्म में क्या है बेटा, जितना इंफॉर्मेशन पब्लिक में डाला उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? जैसे 3 फॉर्म है। चलो डन, मेरे ख्याल से चैप्टर यहाँ पे ओवर हो गया है, कुछ ऐसा बचा नहीं है। एक CAPM बचा है, पर CAPM हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं बेटा कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो CAPM क्या है एक बार यहाँ भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि नाम लिया है मैंने।
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या नाम है बेटा? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और ये सीए फाइनल, सीएमए फाइनल हर जगह पे यूज होता है, सीएफए, एसीसीए हर जगह पे यूज होता है। ये सबसे बेहतरीन माना गया है। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। यानी कि बेटा यहाँ पे जो आर एफ है, आर एफ का मतलब है रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, इससे आपका केई निकल कर आता है, जिसको अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केई बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको ईआर भी बोलते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आपको कितना रिटर्न कम से कम चाहिए? तो पहले बोला कि रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं एफडी कराऊंगा और एफडी कराने से मेरे को अगर 6% मिल रहा है ना, तो मार्केट से कम 6 तो चाहिए ही ना भाई, वरना तो मैं एफडी करा लूं। फिर बोला बीटा होता है। बीटा का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक इन रिलेशन टू मार्केट। बीटा मतलब क्या? सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक इन रिलेशन टू मार्केट, इन रिलेशन टू मार्केट। यानी मार्केट के साथ मेरे स्टॉक का कितना रिलेशन है। लेट से अगर ये आंसर 1.5 है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर 10% से बढ़ेगा ना, तो मेरा जो शेयर है फिर वो 15% से बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर किसी का बीटा 1.5 है ना, तो उसका मतलब है कि वो मार्केट से 1.5 टाइम्स रिएक्ट करता है। क्या मतलब है बेटा? मार्केट से वो 1.5 टाइम्स रिएक्ट करता है। ऐसे ही अगर मान लो मार्केट 10% से बढ़ता है या चलो गिरता है, और मेरा बीटा अगर 2 है, इसका मतलब है कि मैं डबल रिएक्ट करूंगा। मार्केट 10% से गिरा है ना, तो मेरा जो शेयर है फिर वो 20% से गिर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बीटा होता है। फिर आरएम क्या होता है बेटा? आरएम का मतलब होता है मार्केट रिटर्न। व्हाट इज आरएम? आरएम मींस मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न का मतलब है जैसे निफ्टी है, निफ्टी को हम मार्केट बोलते हैं, तो निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया, उसको बोलते हैं मार्केट रिटर्न। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैसा क्वेश्चन आया है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन है आर एफ लेट से 10%, बीटा लेट से 2.5, आर एम लेट से 14%। आपको बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो या केई निकालो। ये दोनों शब्द इस्तेमाल होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न शब्द भी इस्तेमाल होता है और केई शब्द भी इस्तेमाल होता है। केई को एक कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे बेटा यार? तो फॉर्मूला यूज करेंगे आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ कितना है मेरे पास यहाँ पे? 10%। बीटा कितना है बेटा? 2.5। आर एम कितना है? 14। आर एफ कितना है? 10। तो 10% प्लस 2.5 इंटू 4%। ठीक है, 10% प्लस ये भी 10% ही आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 20%। तो मेरे को उस शेयर से कम कितना रिटर्न चाहिए बेटा? 20%। अगर वो 20% से कम दे रहा होगा तो हम उसको इग्नोर करके चल देंगे, हमको कम से कम 20% का यहाँ पे रिटर्न चाहिए। क्या ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हुई बेटा? तो ये है आपका सी ए पी एम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। गॉट इट? तो ये जो चैप्टर है इसका वेटेज थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, लेकिन जितनी भी इसके अंदर की चीजें थी वो मैंने यहाँ पे बता दी। ये देखो एक क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि ई आर। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। बोल रहा है कि करंट यील्ड ऑन ट्रेजरी। ये आपको ना एक्चुअली सीएफए का क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है, इंडिया का क्वेश्चन डालना चाहिए था। बोल रहा है कि बेटा 2.5% का हमको मिल जाएगा ट्रेजरी, जैसे हमारे यहाँ ट्रेजरी बिल होता है वो भी रिस्क फ्री होता है। तो हमारा आरएफ यहाँ पे दिया है कितना? 2.5%। फिर क्या बोल रहा है? द एवरेज एक्सेस हिस्टोरिकल रिटर्न। एक्सेस मतलब आर एम माइनस आर एफ करके दिया है। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। तो बोल रहा है 7.5% हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्सेस बोला है वर्ड। क्या बोला है बेटा? एक्सेस। और बीटा आपको दिया हुआ है कितना? 1.25। ये एक्सेस वाला पॉइंट समझ में आया कि इतना ज्यादा है। हमारा जो मार्केट का रिटर्न है ना, वो रिस्क फ्री रिटर्न से इतना ज्यादा है। आर एफ कितना है बेटा? 2.5%। बीटा हमारा 1.25। आर एम माइनस आर एफ करके दे दिया इस बार 7.5%। ये बस ध्यान देना। ठीक है, ऊपर मैंने आर एम अलग दिया था, आर एफ अलग दिया था, इस बार उसने एक्सेस शब्द बोला है, यानी जो कितना ज्यादा है वो आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। 2.5% प्लस 7.5 इंटू 1.25, ये आ रहा है 9.375%। इसमें ढाई जोड़ देता हूँ,
तो ये हो रहा है 11.875%। इंस्टीट्यूट ने इसे राउंड ऑफ करके 11.9 कर दिया है। वेरी बैड, वेरी बैड। इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे लाना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको समझ में भी सारी चीजें आई होंगी। अगर थोड़ा भी डाउट रहे तो जरूर बताइएगा। इस चैप्टर को अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये वन शॉट आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो एक बार की जगह इसको दो बार देख लेना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। जो लास्ट आधा घंटा है ना, वहीं से सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहले फर्स्ट आवर के चीजों में से ज्यादातर क्वेश्चन आए ही नहीं है। गॉट इट? तो लास्ट आधे घंटे से आप लोग देखना, जहां से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया ना, वहां से थोड़ा ज्यादा अच्छे से देखना। पहले का अगर आप उड़ा उड़ा के बस एक बार सुन भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। गॉट इट एवरीवन? पक्का? चलिए, तो आई होप यू हैव लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर अटेंशन। मिलेंगे एक और वन शॉट में, मिलेंगे एक और वीडियो में, वहां पे कुछ और बातें करेंगे। ठीक है? थैंक यू प्यारे बच्चों।